दोपहर को नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इतला दी, मरीना फ़ोन पर है, गुफ्तगू करना चाहती है। जनरल ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं जनरल बोल रहा हूँ। मैं मरीना हूँ, अपने 5 ख्यालख्वानी करने वालों का मुतालबा कर रही हूँ, उन्हें मेरे हवाले कर दो। बकवास मत करो, तुमने हमारे 8 ख्यालख्वानी करने वालों को मार डाला है। तुम दुश्मनों से मिलकर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रही हो, और तुम मुझसे दुश्मनी करके कौन सी वतन दोस्ती का सबूत दे रहे हो? मैंने जो 8 मारे हैं वो महज एक नमूने के तौर पर वार्निंग है। इसके बाद तुम्हारी और जॉन लम्बोर्डा की बारी आएगी। क्या तुम हमें कमज़ोर समझती हो? मैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझती, मगर अहमक समझती हो, इसलिए मेरे दिमाग में छुप कर आती हो। वो ताज्जुब से बोली, मैं और तुम्हारे दिमाग में छुप कर आती हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी योगा की महारत ख़त्म हो चुकी है? कोई भी ख्याल खोनी करने वाला तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब लम्बोर्डा मेरे दिमाग में आता है, उसके पीछे कोई दूसरा भी चुपचाप चला आता है। मुझे यकीन है कि वो तुम हो। तुम्हारी यकीन तुम्हें गुमराह कर देगा। तुम मुझ पर शुबा करते रहोगे और कोई इसी तरह धोखा देते हुए तुम्हारे दिमाग पर छा जाएगा। अगर तुम नहीं आती हो तो साफ जाहिर है फरहाद मेरे दिमाग में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। पापा मुझे बताए बगैर मेरे मुल्क के किसी मामले में कदम नहीं उठाते हैं। आहा, पापा। तुम फरहाद अली तैमूर को पापा कहने लगी हो, यानी अपनी इज्जत आबरू उसके किसी बेटे के हवाले कर चुकी हो। इस पर हुब्बुल वतनी का दावा करती हो। अरे, जो लड़की अपनी आबरू दुश्मन को दे देती है, उसे दुश्मन की आबरू बेचते कितनी देर लगती है? बकवास ना करो, मैंने आबरू का सौदा नहीं किया है, मोहब्बत की है, और जल्द ही पारस से शादी करने वाली हूँ। आज ये तस्दीक हो गई कि तुम हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में नंबर 1 हो। तुमने इसीलिए जेफरी वॉल्टन को जख्मी किया था कि फरहाद उसके दिमाग से वो खुफिया जगह मालूम कर ले जहां ट्रांसफार्मर मशीन छुपाई गई है। अब वो तुम्हारी मेहरबानियों से उसे जल्दी तबाह कर देगा। ये गलत है। तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो। मेरे जीते जी फरहाद की फैमिली का कोई भी फर्द उस मशीन की तरफ रुख नहीं करेगा। मैं तुम्हें समझाती हूँ, दुश्मनी में अंधे होकर सिर्फ मेरे पापा के खानदान वालों को दुश्मन न समझो। तुम्हारे दूसरे दुश्मन पापा के नाम से वारदात कर सकती हैं। हमारा और कोई दुश्मन नहीं है एक नहीं बेशुमार दुश्मन है। जब तक मास्क मैन उस ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल नहीं करेगा या उसे तबाह नहीं करेगा, उस वक्त तक सुकून से नहीं रहेगा। फिर यहूदियों को क्यों नज़रअंदाज करते हो? बारहा उनसे ब्लैकमेल होते रहे हो, फिर भी उन्हें दोस्त समझते हो। तुम्हारे सोचने का अंदाज तुम्हें ले डूबेगा। अगर तुम दोस्त होने का दावा करती हो तो खुद को यहाँ जाहिर कर दो। दुश्मन की तरह छुप कर न रहो। चुप कर रहने के बावजूद जॉन लम्बोर्डा ने मुझे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाहिर होते ही तुम लोग मेरा कीमा बना दोगे। चलो, हम पर एतबार ना से ही मुल्क की खातिर अपने यार के साथ यहाँ से चली जाओ। मेरे 5 ख्यालख्वानी करने वाले वापस कर दो, चली जाऊंगी। वो 5 इस मुल्क की अमानत थे और ये तुम्हारा बेमुल्क है। तुम्हारा मुतालबा सरासर नाजायज़ है जनरल, तुम्हारा वजूद ही नाजायज़ है। इसलिए मुझसे जायज़ और नाजायज़ की बातें ना करो। अगर तुम ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहना चाहते हो तो फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दो, वरना मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाकर कोई माकूल जनरल तुम्हारी जगह ले आऊँगी। जनरल ने जवाब नहीं दिया, राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद दिमाग में जॉन लम्बोर्डा की आवाज़ आई। वो पुराने कोड वर्ड्स सुना रहा था। जनरल ने सांस रोक ली। साफ जाहिर था कि दिमाग में लम्बोर्डा बनकर आने वाले को नए कोड वर्ड्स का इल्म नहीं था, इसलिए वो पुराने मखसूस अल्फाज अदा कर रहा था। दूसरी बार फिर वही जॉन लम्बोर्डा की आवाज़ और वही पुराने कोड वर्ड्स सुनाई दिए। जनरल ने फिर सांस रोक ली। आने वाले को गालियां देते हुए कहा, जलील कमीने, अब तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। तुम मेरे दिमाग में नहीं आ सकोगे। 10 मिनट के बाद नए सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर इतला दी कि मिस्टर लम्बोर्डा फ़ोन पर हैं। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो लम्बोर्डा। खूब वक्त पर आए। अभी वो मक्कार टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। लम्बोर्डा ने फ़ोन पर कहा, जनाब, वो मैं था। मैंने 2 बार आपसे रब्ता करने की कोशिशें की। दोनों बार कोड वर्ड्स अदा किए, फिर भी आपने सांस रोक ली। क्या कह रहे हो? अगर तुम आ रहे थे तो तुमने पुराने कोड वर्ड्स क्यों अदा किए? नए कोड वर्ड्स क्यों नहीं सुनाए? नए कोड वर्ड्स? हमारे दरमियान अभी नए कोड वर्ड्स तय नहीं हुए हैं। क्या आप फिर धोखा खा रहे हैं? क्या थोड़ी देर पहले तुमने मेरे दिमाग में आकर नए शनाख्ती अल्फाज तय नहीं किए थे? बिल्कुल नहीं, मैं उस वक्त आया था जब आप मिस्टर हॉलीमैन से फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद अब आया हूँ। इस दरमियान अगर कोई आया था और उसने नए कोड वर्ड्स मुकर्रर किए हैं तो यह सरासर फरेब है। जनरल ने झुंझला कर कहा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैं कैसे यकीन करूं कि वो गलत था और तुम दुरुस्त हो? सीधी सी बात है, मैं फ़ोन पर बोल रहा हूं। वो फरेबी आपको फ़ोन पर धोखा नहीं दे सकेगा। कैसी बातें करते हो? जो दिमाग में आ सकता है क्या वो फ़ोन पर बातें नहीं कर सकता? मैं समझ गया हूँ, मुझे बुरी तरह उलझाने के लिए गहरी चालें चली जा रही हैं। तुम वाकई जॉन लम्बोर्डा हो या नहीं, पहले मैं अपने तौर पर तस्दीक करूंगा, फिर तुमसे गुफ्तगू करूंगा। फिलहाल जाओ। उसने रिसीवर रख दिया।
दोनों हाथों से सर थामकर सोचने लगा, जो कुछ हो रहा है उसका फौरन तोड़ करना होगा। दुश्मन बड़ी चालाकी से हमारे अंदर जगह बना रहा है। ऐसे वक्त अपने मुशीर से ही अहम मशवरे किए जा सकते थे। उसने हॉलीमैन से फ़ोन पर रब्ता किया। हॉलीमैन ने कहा, सर इस वक्त मिस्टर लंबोडा मेरे दिमाग में है, आपकी मौजूदा प्रॉब्लम के मुतालिक बातें कर रहे हैं। जनरल ने कहा, सांस रोक लो, फिलहाल सिर्फ मुझसे बातें करो। हॉलीमैन ने हुक्म की तामील की। सांस रोककर जॉन लंबोडा को दिमाग से निकाला, फिर कहा, वो जा चुका है। वाकई ये मसला पैदा हो गया है कि हमें किस जॉन लंबोडा पर भरोसा करना चाहिए, वो जो पुराने कोडवर्ड्स अदा कर रहा है या वो जो नए कोडवर्ड्स मुकर्रर कर चुका है। तुम क्या कहते हो? फिलहाल किसी पर भरोसा ना किया जाए। जो झूठा और फ्रॉड है वो जल्द ही जाहिर हो जाएगा। जब तक वो जाहिर नहीं होगा तब तक जॉन लंबोडा हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा। हमारे बहुत से काम रुक जाएंगे। आपने एक दूसरा टेलीपैथी जानने वाला फरहाद का हमशक्ल पैदा किया है। उसे हर पहलू से फरहाद बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरा मशवरा है कि अब उसे मैदान अमल में लाया जाए। इतनी उजलत में उसे इस्तेमाल किया जाएगा तो वो कोई गलती कर बैठेगा। हम उसे फिलहाल जाहिर नहीं होने देंगे। वो डमी फरहाद बहुत ही खुफिया तौर पर हमारे काम आता रहेगा। हम उसे बहुत ही महदूद काम देंगे ताकि दुश्मनों से उसका सामना ना हो। वो अपने ट्रेनिंग सेंटर की हदूद से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक कहते हो। जॉन लंबोडा को कुछ दिनों के लिए फारिग करना होगा। टेलीपैथी के मामले में हमें एक नए जहन की ज़रूरत है। यूं डमी फरहाद की अमली ट्रेनिंग भी होती रहेगी। जॉन लंबोडा को यह हुक्म सुना दिया गया कि वो फिलहाल आराम करे और अगर मसरूफ़ रहना चाहता है तो मालूम करे कि वह दुश्मन कौन है जो लंबोडा बनकर धोखा दे रहा है। जब उसकी असलियत मालूम ना हो तब तक जॉन लंबोडा जनरल से कभी राब्ता ना करे। मैं सोनिया के साथ स्विट्ज़रलैंड से निकल आया था। सोनिया कुछ अरसा मारिया के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए हम लंदन आ गए थे। मैंने पूछा, तुम्हें इतने अरसे बाद मारिया क्यों याद आ गई है? सोनिया ने कहा, तुम्हें बहुत अरसा याद आ रही है। जब तक मैं पेरिस से दूर फरहाद की फैमिली के लिए नई बस्ती आबाद करती रही, वहाँ ज़रूरत का तमाम सामान पहुँचाती रही, उस वक्त तक मारिया मेरे ही साथ रहा करती थी। अब वो मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा, क्यों ना हम अपनी नई बस्ती फरहाद विलेज में जाकर रह सकते हैं, लेकिन मेरी और तुम्हारी डमी वहाँ पहले से मौजूद है ताकि दुश्मनों की बू मिलती रहे। हाँ, दुश्मन स्विट्ज़रलैंड में नाकाम होने के बाद फरहाद विलेज का भी मुहासरा करेंगे। हमारी वजह से डमी, सोनिया और फरहाद को जान का खतरा है। हमें उनकी हिफाजत के लिए वहाँ दूसरी हैसियत से मौजूद रहना चाहिए। सोनिया ने मारिया से पूछा, फरहाद विलेज चलोगी? मम्मा, मेरा बस चले तो कदम कदम पर साथ चलूँ, आपके साथ कांटों के बिस्तर पर सोती रहूँ, मगर कभी आप और कभी पारस मेरा साथ छोड़ देते हैं और तुम साथ छोड़ने की वजह जानती हो। जी हाँ, वो बात पुरानी हो चुकी है। पहले मैं नॉर्मल थी, गुस्से में दुश्मनों को और प्यार में पारस को डस लेती थी, लेकिन अब तो मैं मुहज़्ज़ब हो गई हूँ। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्मल हूँ और सोसाइटी के आदाब अच्छी तरह जानती हूँ। क्या फाइटिंग और एक्शन में रहने की मशकें जारी हैं? जी हाँ, आपके साथ रहूँगी तो रही सही कमी पूरी हो जाएगी। मैंने मारिया के वालिदैन से कहा, क्या आप इसे हमारे साथ जाने की इजाज़त देंगे? बाप ने कहा, यह आपकी मेहरबानियों से हमें मिली थी, आप इसकी भलाई के लिए कहीं भी ले जाएं। मैं भलाई का वादा नहीं करता, क्योंकि कदम कदम पर दुश्मन नामेहरबान है। हम हमेशा खतरात से खेलते आए हैं। मारिया की माँ ने कहा, हमने हत्तुल इम्कान से दुश्मन हालात से निमटने की तरबियत दिलाई है। आज की दुनिया खतरात से भरपूर है। यह आप लोगों के साथ रहेगी तो फौलाद हो जाएगी। बाप ने कहा, सीधी सी बात है, ये जब से हमें मिली है हम इसके दिलो दिमाग पर सिर्फ पारस की हुकूमत देख रहे हैं। हमारे रोकने से ये नहीं रुकेगी। इसके मैके से रुखसत होने की उम्र हो चुकी है। माँ ने पूछा, इतना बता दो, इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा, हम यहाँ से पेरिस जाएंगे, फिर पेरिस से स्टेट्स के किसी शहर में जाएंगे। मैंने झूठ कह दिया कि अमेरिका जाएंगे। हमारी ताक में रहने वाले दुश्मन मारिया के वालिदैन के दिमागों में भी आकर चोर ख्यालात पड़ते होंगे। वो इनके जरिए ये मालूम कर सकते थे कि हम मारिया को लेकर फरहाद विलेज गए हैं, लिहाजा मुझे झूठ बोलना पड़ा। हम फ्रांस के एक हेलीकॉप्टर में लंदन से रवाना हुए। सफ़र के दौरान मरीना ने मुझे मुखातिब किया। कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, पापा एक बात पूछने आई हूँ। पापा, समझते हो तो इजाज़त के बगैर पूछो। क्या आप जनरल के दिमाग में जाती हैं? मैं कैसे जा सकता हूँ? वो सांस रोक लेता है। आप जॉन लंबोडा की आवाज़ और कोड वर्ड्स के जरिए जनरल के अंदर पहुँच सकती हैं। मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं है। जब इतना अच्छा मौका सामने है तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं ज़ुबान का धनी हूँ, तुमसे कह चुका हूँ, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे मुल्क में कोई बड़ा कदम नहीं उठाऊंगा। अगर हमें नुकसान पहुंचता होगा तो पहले मैं तुमसे शिकायत करूंगा। तुम शिकायत दूर करने के काबिल नहीं रहोगी तो फिर मैं हरकत में आऊँगा। शुक्रिया पापा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वैसे आपने ट्रांसफार्मर मशीन के मुतालिक बहुत कुछ मालूम किया होगा। बेशक मालूम किया है। तुम जेफरी वॉल्टन को जख्मी छोड़ाई थी, उसके दिमाग में कोई भी जाकर बहुत से अहम राज मालूम कर सकता था। मैंने भी मालूम किया, क्योंकि मालूमात हासिल करने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। किसी भी बुरे वक्त के लिए यह ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं मैं कभी आप लोगों पर बुरा वक्त लाऊंगी? हमारे तुम्हारे सोचने और अहद करने से कुछ नहीं होता। कभी हालात ऐसे पेश आते हैं जिसकी हम कभी तवक्को नहीं करते।
खुदा न खास्ता तुम कभी बीमार हो जाओ, ख्याल ख्वानी के काबिल ना रहो, या दुश्मनों के सामने बेबस हो जाओ और हमें ज़रूरी मालूमात फराहम ना कर सको, तो ऐसे में हमारी अपनी मालूमात काम आएंगी। आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन कभी गलत फहमी भी पैदा हो जाती है। कोई गलत फहमी हो चुकी है तो बताओ। आपने जख्मी जेफरी वॉल्टन के दिमाग में जाकर लम्बोर्डा के मखसूस कोड वर्ड्स मालूम किए। अब कोई उन्हीं कोड वर्ड्स के जरिए जनरल के दिमाग में आ चुका है। अगर वो आप नहीं है तो फिर मैं हूं, क्योंकि जेफरी के पास जाने वाले हम दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है? क्या तुम जनरल के तमाम दुश्मनों का हिसाब रखती हो? जेफरी वॉल्टन जख्मी था, उसका दिमाग तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए एक खुली किताब की तरह था। क्या मास्कमैन की अल्पा यह किताब नहीं पढ़ सकती? क्या इसराइल का जे मॉर्गन उसके दिमाग में नहीं आ सकता? ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स की तरह जनरल का और कोई ख्याल ख्वानी करने वाला गद्दार नहीं बन सकता? कि जनरल की आस्तीन में सांप नहीं होंगे? जी हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। खुदा करे कि जनरल का शुबा आप पर गलत हो। मरीना, अभी तुम बच्ची हो, जनरल की आड़ ना लो। तुम्हें मुझ पर शुबा है और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पाता। यह बीमारी बढ़ती ही जाती है। मैं पेशगोई करता हूं कि जो भी जनरल के दिमाग में लंबोर्डा बनकर आ चुका है, वो ट्रांसफॉर्मर मशीन के मुतल्लिक भी बहुत कुछ मालूम कर चुका है। अगर कभी उसने मशीन को नुकसान पहुंचाना चाहा तो तुम मुझ पर ही शुबा करोगी। बेहतर है मेरे पास वक्त ज़ाया न करो, जनरल को अकल सिखाओ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो ट्रांसफॉर्मर मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे। अब जाओ और मेरा मूड ख़राब ना करो। मैंने सांस रोक ली, वो दिमाग से निकल गई। मैंने सोनिया को उसके मुतल्लिक बताया। सोनिया ने कहा, मरीना 2 कश्तियों पर सवार है। अपने वतन की मोहब्बत भी है और पारस से इश्क भी है। न वतन की मोहब्बत दिल से निकाल सकती है, न पारस से जज्बाती रिश्ता तोड़ सकती है, लेकिन यह हमारे बेटे के लिए किसी भी वक्त मुसीबत बन सकती है। मैं बेटे को समझाता हूं कि वो बेशक मरीना को दिल से चाहे, उसे कभी धोखा ना दे, लेकिन उससे धोखा भी ना खाए। इसके लिए उसे पहले से मोहतात रहना चाहिए। मैंने पारस के पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर पूछा, खैरियत है बेटे? आप 15 मिनट बाद आएं। मैं वापस आ गया। सोनिया से बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? जनरल के दिमाग में लम्बोर्डा बनकर कौन गया है? वो बोली, मुझे तो ये यहूदियों की चाल लगती है। मास्कमैन को नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं कर रही हूँ, वो भी अल्पा को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहूदियों के मकारियों को उनकी एक फितरी आदत से पहचाना जा सकता है। वो आदत क्या है? वो बोली, सांप की फितरत डसना है। तुम सांप को दूध पिलाओ, वो पीते वक्त नहीं डसेगा, लेकिन यहूदियों को लाख दूध पिलाओ, लाख उन पर एहसानात करो, वो एहसान मानते जाएंगे और डसते भी जाएंगे। आजकल अमेरिका उन्हें टेलीपैथी की इमदाद दे रहा है। ऐसे वक्त जे मॉर्गन जनरल के दिमाग में शैतानी हरकतें करेगा तो जनरल कभी यहूदियों पर शुबा नहीं करेगा। और यही यहूदियों की कामयाब सियासत है कि ठीक दूध पीते वक्त दूध पिलाने वाले को डस लो तो कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा और तुम मस्कीन और एहसानमंद नजर आते रहोगे। सोनिया की बातों में वजन था। मैंने इसराइली फौज के एक अफसर के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़े। उसका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से था। उसके जरिए ताज़ा तरीन खुफिया मालूमात हासिल होती रहीं, लेकिन वो अफसर जे मॉर्गन के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। उसे हमारी तरह इतना ही अंदाज़ा था कि अब उसका नाम जे मॉर्गन नहीं रहा होगा और उसकी आवाज़ और लहजा बदल दिया गया होगा। अलबत्ता ये मालूम हुआ कि अमेरिका से एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक सुराग रसां आए हुए हैं और उन तीनों को सख्त पहरे में रखा जाता है। उनकी हिफाजत के लिए खास अमरीकी फौजी दस्ता आया था। जहां उन तीनों की रिहाइशगाह थी, वहां सिर्फ 2 इसराइली हुक्काम और 2 इसराइली फौजी अफसर जा सकते थे। इतनी एहतियात और हिफाजती इंतजाम को देखते हुए यकीन से कहा जा सकता था कि वो तीनों इंजीनियर, डॉक्टर और सुराग रसां दरअसल टेलीपैथी जानने वाले थे, इसलिए उन्हें गैर मामूली अहमियत दी जा रही थी। पिछली बार मैं एक ऐसे आला हाकिम के दिमाग में पहुंच गया था जो ख्वाब आवर गोलियां खाकर सोया करता था। ऐसे वक्त उसने मुझे अपने दिमाग में महसूस नहीं किया था और मैंने उसके अंदर जाकर पापा डूक की खुफिया रिहाइशगाह का पता मालूम कर लिया। यूं पापा डूक का खात्मा हो गया। इस बार उन 3 टेलीपैथी जानने वालों को किसी खुफिया अड्डे में छुपा कर नहीं रखा गया था, लेकिन उनके आसपास सिर्फ योगा के माहिर फौजी जवानों को रखा गया था। 2 इसराइली हुकाम और 2 फौजी अफसरान के मुतल्लिक भी पूरी तरह तस्दीक की गई थी कि वो कोई नशा या ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल नहीं करती हैं और कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा। बेशक निहायत समझदारी से बड़े सख्त इंतजाम किए गए थे। फिलहाल मैं कोई रास्ता नहीं बना सकता था और फिलहाल मुझे कोई रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत होगी तो तवज्जो दूंगा और तवज्जो दूंगा तो कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। अभी मैं सिर्फ मालूमात हासिल कर रहा था। जिस आला अफसर के दिमाग में मैं था, उसकी ड्यूटी कैसे बंगले में थी जिसके सामने 10,000 गज के प्लॉट पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। इसी कोठी में वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले रहते थे। आला अफसर दूर से उनकी निगरानी के लिए अपने अमले के साथ सामने वाले बंगले में रहता था। अचानक वो कुछ कमजोरी महसूस करने लगा। पता चला आसपास के फौजी जवान भी ड्यूटी पर अलर्ट नहीं हैं। उन्हें गन लेकर खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कमजोरी से बैठ गए थे। मैंने अफसर को टेलीफोन की तरफ दौड़ाया।
उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। अफसर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं 3 अमरीकी मेहमानों की रिहाइशगाह से सिक्योरिटी अफसर बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, हम सब अचानक कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। मैंने सिक्योरिटी अफसर के दिमाग में छलांग लगाई। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैं उसे दौड़ाता हुआ एक टेलीपैथी जानने वाले के कमरे में ले गया। वो कमरा अंदर से बंद था। सिक्योरिटी अफसर ने दस्तक देते हुए पूछा, सर आप खैरियत से हैं? अंदर से आवाज़ आई, खैरियत नहीं है, मैं कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, फ़ौरन हमारे ख़ास डॉक्टर को बुलाओ। मैं उस ख्याल ख्वानी करने वाले के अंदर पहुँच गया। उसने एहतियातन दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था ताकि कोई दुश्मन हमला करने के लिए अंदर न घुस आए, और उसे शुबा था कि यह किसी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले की ज़बरदस्त चाल है। उसने अपनी दिमागी कमज़ोरी को आजमाने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। मैंने चुपके से परवाज़ को सहारा दिया। वह दूसरे टेलीपैथी जाने वालों के दिमाग में पहुंचकर बोला, रॉबर्ट फिशर, मैं वॉकर बोल रहा हूँ। तुमने सांस नहीं रोकी, इसका मतलब है तुम भी दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला हो गए हो। ठीक कहते हो वॉकर, क्या तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? हाँ, चलो हम अपने तीसरे साथी रॉजर की खैरियत मालूम करें। वॉकर तीसरे साथी रॉजर के दिमाग में आया, लेकिन रॉबर्ट फिशर ख्याल ख्वानी की परवाज़ न कर सका क्योंकि मैं वॉकर को सहारा दे रहा था। फिशर सहारे के बगैर अपनी जगह रह गया। उधर तीसरा साथी रॉजर पूछ रहा था, तुम ऐसी हालत में कैसे ख्याल ख्वानी कर रहे हो? वॉकर ने कहा, बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, मेरी दिमागी तवानाई भी जवाब दे रही है। रॉजर ने कहा, जानते हो हमारे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? शायद किसी दुश्मन ने हमारे खाने पीने की चीज़ों में कोई ज़रा रसा दवा मिलाई है। ये बात नहीं है। इस कोठी के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स और कोठी के आसपास के बंगलों में रहने वाले फौजी भी हमारी तरह कमज़ोर पड़ गए हैं। सैकड़ों लोगों को खाने की चीज़ों में ज़रा रसा दवाएं बैक वक्त नहीं दी जा सकती। दरअसल थोड़ी देर पहले एक हेलीकॉप्टर अतराफ में परवाज़ कर रहा था। उसने हमारी कोठी के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाया था। ओह गॉड, तुम ये कहना चाहते हो कि हेलीकॉप्टर के जरिए ऐसा भी कमज़ोरियों में मुब्तला करने वाली दवाएं फ़िज़ा में छिड़की गई हैं? बेशक यही बात है। वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर था। किसी ने एतराज़ नहीं किया। सबने समझा फ़िज़ाई फ़ौज के जवान हमारी निगरानी कर रहे हैं। अब यह समझ में आ रहा है कि किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने फ़िज़ाइया के किसी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर ऐसी हरकत की है। उसकी बातों के दौरान फायरिंग की आवाज़ें आने लगीं जो बतदरीज करीब आती जा रही थी। फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। थोड़ी देर बाद मैंने उन ख्याल ख्वानी करने वालों के अंदर रहकर देखा। कई नकाबपोश दरवाजे तोड़कर कमरों में आ गए थे। उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनके बाजू में इंजेक्शन लगा रहे थे। देखते ही देखते वो तीनों बेहोश हो गए। मैं उनके दिमागों से निकल आया। फिर मैंने सोनिया को तमाम बातें बताकर कहा मैं उन तीनों की मदद करना चाहता था। फिर सोचा वो ये सभी कमज़ोरियों में मुब्तला हैं, मेरा सहारा पाकर भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे और मेरे किसी काम नहीं आएंगे। फिर ये कि उन्हें जो भी अगवा कर रहा है उससे खुशफहमी में रहना चाहिए कि हम उसकी इन कार्रवाइयों से बेखबर हैं। सोनिया ने कहा, ठीक है, मगर उन 3 टेलीपैथी जाने वालों का अगवा बड़ा मज़का खेज लग रहा है। क्यों मज़का खेज क्यों लग रहा है? अकल तस्लीम नहीं करती कि इतनी सख्त निगरानी नाकाम हो गई। चंद नकाबपोश आए और मुसल्लह फ़ौजियों का मुहासरा तोड़कर 3 अफराद को ले गए। हाँ, मगर ये तो देखो कि तीनों के अगवा करने के लिए कितनी ज़बरदस्त चाल चली गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं स्प्रे की गईं। क्या इस उम्दा जहानत के मुजाहरे से इनकार करोगी? मुझे इनकार नहीं है, मैं हैरान हूँ। ये कौन टेलीपैथी जानने वाला है जो ज़बरदस्त जहानत का मुजाहरा कर रहा है और उसने इतनी बड़ी फ़ौज बना ली है जो अमरीकी फ़ौज का मुहासरा तोड़ देती है। इसराइली फ़ौजियों को भी धोखा देकर उन तीनों को कहीं ले गई है। मैं समझ गया, तुम अपने उसी ख्याल पर कायम हो कि ये यहूदी सियासत है। वाकई इस पहलू से देखा जाए तो जनरल इन तीनों अगवा का शुबा इसराइलियों पर नहीं करेगा क्योंकि वो हमारे खिलाफ इसराइली हुकूमत को सहारा देने आए थे। फिर उनके मुहाफिज खुद अमरीकी फ़ौजी थे। सोनिया ने कहा, एक नामालूम टेलीपैथी जाने वाला जनरल के दिमाग में आकर यह साबित कर चुका है कि वो जनरल के अंदर आ सकता है, तो तीनों टेलीपैथी जाने वालों के अंदर भी पहुंच सकता है। जनरल तुम पर शुबा करता रहेगा। इन यहूदियों ने फिर हमें मजबूर कर दिया है कि हम इनका कबाड़ा करें। अपने सर से इल्ज़ाम ख़त्म करने के लिए इन मक्कारों को बेनकाब करना होगा। वो बोली, बात सिर्फ जनरल की नहीं है, मरीना भी हम पर शुबा करेगी। क्या तुम पारस के पास गए थे? हाँ, उसने 15 मिनट बाद रब्ता करने को कहा था। इधर मैं इस नए मामले में मसरूफ़ हो गया था, अभी जाता हूँ। मैं उसके पास आया। वो बोला, आपने बड़ी देर लगा दी। मैं उसे 3 ख्याल ख्वानी करने वालों के मुतालिक बताने लगा। फिर उससे पूछा, मरीना कहाँ है? सो रही है, गहरी नींद में है, आपको अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकेगी। क्या कह रहे हो? पापा, इसने बहुत परेशान किया है। आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको 15 मिनट बाद आने के लिए कहा। वजह यह थी कि ये बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने पूछा, जब मैं सामने मौजूद हूँ तो दिमाग के अंदर आने की क्या ज़रूरत है? वो बोली, तुम्हारे पापा ने सांस रोककर मुझे अपने दिमाग से निकाल दिया है। वो मुझसे नाराज़ हैं। मैं तुम्हारे अंदर रहकर सुनना चाहती हूँ कि वो तुमसे क्या कहने के लिए आएंगे। मैंने कहा, तुम्हें बाप बेटे की बातें नहीं सुनना चाहिए। तुम इत्मीनान रखो, मैं उनकी नाराज़गी दूर कर दूंगा। मेरे खामोश रहने पर इसने समझा कि मैं आपसे सोच के ज़रिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर वो अंदर आएगी तो मैं महसूस नहीं कर सकूंगा। ये सोचकर वो मेरे दिमाग में आई।
मैंने इसे घूर कर देखा, वो सामने बैठी हुई थी, मुस्कुराकर दिमाग से निकल गई। मैंने समझ लिया ये पीछा नहीं छोड़ेगी। आप मुसलसल गुफ्तगू करेंगे तो मैं इसे महसूस नहीं कर सकूंगा, और ये बहुत ही गलत तरीक़ेकार इख्तियार कर रही है। ये बात मेरे मजाज के खिलाफ थी। मैं अपने कमरे में आया, अपनी अटैची से मामा की दी हुई मखसूस अंगूठी निकाल कर पहनी, फिर वापस आकर इससे कहा, मैं ख्वामख्वाह दूसरे कमरे में गया था, तुम तो सोच के जरिए हर जगह मेरे दिमाग में आ सकती हो। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, पापा तुमसे नाराज़ क्यों हैं? वो बोली, तुम्हारे पापा को सच्ची बात कड़वी लग गई, वो चुप कर जनरल के दिमाग में जाती हैं। मैंने उनकी चोरी पकड़ ली। मैंने पूछा, कैसे? कहने लगी, साफ जाहिर है जख्मी जाफरी के दिमाग से मैंने और तुम्हारे पापा ने अहम मालूमात हासिल की, लम्बोर्डा के मखसूस कोड वर्ड्स भी मालूम किए। अब उन कोड वर्ड्स के जरिए मैं जनरल के दिमाग में जा सकती हूँ या फिर तुम्हारे पापा जा सकती हैं। चूंकि मैं नहीं गई थी इसलिए साबित हुआ कि चोरी छुपे जाने वाले तुम्हारे पापा हैं। मैंने कहा, यकीनन पापा ने तुम्हारी बकवास को तस्लीम नहीं किया होगा। बोली, तुम बाप की हमायत में सच्चाई को बकवास कह रहे हो? मैंने जवाब दिया, जिस दिन तुम मेरे बाप की दयानतदारी को समझ लोगी उनके कदमों से सर नहीं उठाओगी। लेकिन तुम्हारे पास समझने वाली अकल नहीं है। यह पुख्ता यकीन होता जा रहा है कि तुम दोस्ती के किसी खूबसूरत मोड़ पर खतरनाक दुश्मनी करोगी, और अब मैं तुम्हें इसका मौका नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने इसके बाजुओं को गिरफ्त में लिया और फिर मखसूस अंगूठी की सुई से इसके एक बाजू में दवा इंजेक्ट कर दी। पारस ने यह तमाम रुदात सुनाकर कहा, प्लीज़ पापा, अब आप दोस्ती, खुलूस और शराफत को बालाए ताक रख दें। इसके चोर ख्यालात पढ़ें और तनवीमी अमल के जरिए इसके अंदर से बेअतमादी निकाल दें। बेहतर है इसे अपनी मामूला बनाकर रखें। बेटा दुरुस्त कह रहा था। पहले ही हमारे दुश्मनों की कमी नहीं थी, इस पर मरीना भी दोस्ती करते करते कभी दुश्मनी पर उतर आती तो ऐसी दोस्ती दुश्मनी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। सांप आगे पीछे से आता हो तो उससे बचने के लिए उसे हलाक किया जा सकता है, लेकिन वही सांप आस्तीन में पल रहा हो तो उससे बचाव की तदबीर कारगर नहीं होती। मैं मरीना के दिमाग में आकर सांप का मंत्र पढ़ने लगा। वो मुझे महसूस नहीं कर रही थी, मेरे अमल से मुतासिर होती जा रही थी। चूंकि फौलादी जहन रखती थी, मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी, इसलिए ज़रा देर से मुतासिर हुई। ज़रा मुश्किल पेश आई लेकिन मामूला बन गई। मैंने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ, तुम मेरी मामूला और ताबेदार हो। उसने तस्लीम किया, मैं तुम्हारी मामूला और ताबेदार हूँ। तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगी और मेरे अहकामात की तामील करोगी। मैं तुम्हारे सवालों का सही जवाब दूंगी और तुम्हारे अहकामात की तामील करूंगी। जवाब दो, तुम पारस को किस हद तक चाहती हो? जज्बात की इंतहा तक चाहती हूँ। अपने मुल्क और कौम को किस हद तक चाहती हो? अपने मुल्क और कौम से पैदाइशी और जन्म जन्म का रिश्ता है। एक तरफ पारस और दूसरी तरफ मुल्क और कौम, तो किसका साथ दोगी? किसके लिए जान की बाजी लगाओगी? मुल्क और कौम के लिए जान हाजिर है, पारस मेरी मजबूरी है, वो मेरी ज़रूरत बन गया, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकती, वरना इतनी बड़ी दुनिया में हज़ारों मर्द मिल जाते हैं। पारस तुमसे बदल होगा और तुम्हारा साथ छोड़ देगा तो तुम क्या करोगी? यही एक परेशानी है, कोई दूसरा मर्द पारस की जगह नहीं ले सकेगा। मैंने इसे काबू में करने के लिए एक बार कॉफ़ी में जूद असर दवा मिला कर दी। बाद में गलती का एहसास हुआ, जिस पर जहर असर ना करता हो उस पर भला दवा क्या असर करेगी? तुम पारस को जख्मी कर सकती हो। मैंने इस पहलू पर भी गौर किया है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। मैं इसकी नज़रों से गिरना नहीं चाहती। कुछ इस तरह जख्मी करना चाहती हूँ कि नाकामी हो तो पारस को मुझ पर शुमा ना हो। मैंने सवाल किया, अगर कोई दुश्मन इसे जख्मी करना चाहे तो तुम इसे दुश्मन से बचाओगी? हरगिज़ नहीं, यही तो बेहतरीन मौका होगा। जख्मी करने का इल्ज़ाम दुश्मन के सर होगा और मैं इसके अंदर पहुंचकर उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लूंगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम पारस पर कभी तनवीमी अमल नहीं करोगी और ना ही किसी भी तरह उसे ज़हनी या जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करोगी। मैं कभी इस पर तनवीमी अमल नहीं करूंगी और ना ही किसी तरह इसे ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला करूंगी। तुम पारस और फरहाद की फैमिली के खिलाफ किसी दुश्मन से कोई मामला या साजिश नहीं करोगी। उसने वादा किया कि वैसा नहीं करेगी। मैंने हुक्म दिया, तुम अपने दिमाग में सोनिया की सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगी। मैंने सोनिया की सोच इसलिए कहा कि दुश्मन कभी उसे मेरी मामूला समझकर मेरी सोच का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में जाना चाहें तो नाकाम रहे। सोनिया टेलीपैथी नहीं जानती थी, इसलिए कोई सोच भी नहीं सकेगा कि मैं सोनिया के लहजे में मरीना के अंदर पहुंचता हूं। उसने वादा किया कि वो सोनिया की आवाज़ और लहजे को अपने दिमाग में महसूस नहीं करेगी। मैंने कहा, अब तनवीमी नींद मुकम्मल करो। बेदार होने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि पारस ने तुम्हें दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला किया था और ये शुबा नहीं करोगी कि तुम पर तनवीमी अमल किया गया है। उसने मेरे अहकामात दोहराए और फिर नींद में डूबती चली गई। मैंने पारस के पास आकर उसे बताया कि वो किस तरह उसकी दिमागी कमज़ोरी का इंतज़ार कर रही थी और उसे अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती थी। वो बोला, पापा मैं इसकी फितरत को खूब समझता हूँ, आज तक इस पर कभी दिल से एतमाद नहीं किया। ये अच्छा हुआ कि इसकी हकीकत खुलकर सामने आ गई। वो हमें नुकसान ज़रूर पहुँचाती, लेकिन हम इसे मामूला बनाकर कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तुम दोनों कहाँ हो? हम न्यूयॉर्क आ गए हैं, लेकिन मैं कुछ अरसे के लिए इससे अलग हो जाऊँगा। जिससे दिल फिर जाता उसके साथ रहने को जी नहीं चाहता। तुम्हारी मर्जी है, जो बेहतर समझो करो, मैं फिर आऊँगा। मैं सोनिया के पास आ गया, उसे मरीना के मुतल्लिक बताने लगा। वो भी मुतमईन होकर बोली, अच्छा हुआ।
अब उसे मजीद आजमाइश में मुब्तला करो, उसे तनहा अपने बल पर काम करने दो, अपनी तरफ से कोई पाबंदी ना लगाओ। जब वो ठोकरें खाएगी तो हमारी दोस्ती की कदर करेगी। हम लंदन से पेरिस आ गए, फरहाद विलेज में दाखिल होने और वहाँ एक दिन भी क्याम करने के लिए फ्रांस की इंटेलिजेंस के चीफ से इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता था। सोनिया ने यह तरीक़ेकार इख्तियार किया था ताकि हमारी बस्ती में कोई गैर ज़रूरी शख्स दाखिल ना हो सके। बाबा साहब के इदारे के जासूस हमारी बस्ती में रहने वालों और नए आने वालों को हमेशा नज़रों में रखते थे। वहाँ सोनिया पुलिस और सुराग रसानों के दरमियान राब्ता कायम रखने के लिए टेलीफोन और ट्रांसमीटर के जरिए फैक्स मशीनें नस्ब की गई थीं। खुदकार अलार्म थे जो दुश्मन की किसी गलती से पुलिस और सुराग रसानों तक खतरे का सायरन सुना देते थे। गर्ज ये कि वहाँ दुश्मनों के दाखिले को नामुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। फरहाद विलेज में पहले ही एक डमी सोनिया और डमी फरहाद मौजूद थे जो बड़ी उम्दगी से हमारा रोल अदा कर रहे थे। मैं और सोनिया पुलिस और इंटेलिजेंस के अफसरान बनकर वहाँ पहुँचे। मारिया हमारी बेटी की हैसियत से हमारे साथ थी। मारिया पहले भी बस्ती में आ चुकी थी और एक अरसा तक सोनिया के साथ वहाँ रह चुकी थी। सोनिया उसे सिखा रही थी, मारिया देखी हुई जगह को भी देखने और समझने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। तुम रोज़ सुबह जॉगिंग के लिए मीलों दूर तक जाया करोगी और गहरी नज़रों से देखती रहोगी कि हमारे मुसल्लह गार्ड्स में और हिफाजती इंतजामात में कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं तुम्हें देखने और परखने और हालात को सही तौर से समझने के गुर सिखाती रहूँगी। हमें रहाइश के लिए एक बंगला और 2 मुलाजिम भी दिए गए थे। इस बस्ती के बंगलों, क्लबों और दीगर तफरी गाहों में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिम महज मुलाजिम नहीं थे बल्कि खुफिया पुलिस के आदमी थे। हमारे दोनों मुलाजिम हमारी असलियत नहीं जानते थे, इसलिए वो पहले ही दिन से हम पर कड़ी नज़र रखने लगे थे। ये फ़र्ज़ शनासी और मुस्तादी देखकर खुशी होती थी। ऐसा भी हुआ कि जिसने भी फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही की या जो छोटे बड़े मामलात में गाफिल पाया गया उसे फ़ौरन इस बस्ती से निकाल दिया गया। ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद हमारे जासूसों वगैरह की नज़रों में आ जाते थे या हम टेलीपैथी के जरिए उनकी गलतियां पकड़ लेते थे। बाबा साहब के दायरे में हमारी बस्ती के एक फ़र्द के नाम, पते और उनकी आवाज़ें और तस्वीरें मौजूद थीं। सलमान सुल्ताना, लैला जोजो और रसवंती फुर्सत के औकात में किसी न किसी के दिमाग के अंदर पहुंचकर उसकी कारकर्दगी को चेक करते रहते थे। मैं भी अक्सर ये फ़राइज़ अंजाम देता था क्योंकि इस तरह मेरे नाम की वो बस्ती दुश्मनों से महफूज रह सकती थी। मैं बंगले के एक बेडरूम में आकर आराम से बैठ गया। सोनिया मारिया को साथ लेकर पूरी बस्ती का मुआयना करने चली गई। मैं उन 3 टेलीपैथी जानने वालों के पास जाना चाहता था जिन्हें इसराइल में अगवा किया गया था। अगवा करने वाले उन्हें बेहोश करके ले गए थे। बेहोशी की हालत में उनके दिमाग कमज़ोर थे और कमज़ोर दिमागों से कोई काम नहीं लिया जा सकता था, इसलिए मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ाया था। अब कई घंटों बाद वहां गया तो मेरी सोच की लहरें भटक कर वापस आ गईं। सोच की लहरों को उनमें से किसी का दिमाग नहीं मिला। इसके 2 मतलब हो सकते थे। एक तो ये कि वो तीनों मर चुके थे या फिर उनके ब्रेन ऑपरेशन किए जा रहे थे, और यही बात हो सकती थी। वो जल्द अज जल्द उन्हें ब्रेन ऑपरेशन से गुजार कर उनकी आवाज़, लहजा और वफादारी बदल देना चाहते थे। ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं होता। इसकी तैयारियां पहले से की गई होंगी और यह भी इत्मीनान कर लिया गया होगा कि जिस खुफिया अड्डे में वो ऑपरेशन थिएटर है वहां कोई दुश्मन या पुलिस और फौज वाले नहीं पहुंच पाएंगे। यहां सोनिया की शुभात की और तस्दीक हो गई। ये इसराइलियों के घर का मामला था। उन्होंने तीनों को अपने एक घर से अगवा करके दूसरे घर पहुंचा दिया था। उन तीनों को तलाश करने वाले भी अपने जासूस और फौजी थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए खुफिया ऑपरेशन थिएटर की तरफ ना जाते, अमरीकी फौजियों के साथ मिलकर पूरे इसराइल में उन्हें ढूंढते फिरते और अमरीकी हुकाम को अपनी मासूमियत का यकीन दिलाते रहते कि वो अगवा के मुजरिम नहीं हैं। मैं एक इसराइली हाकिम के दिमाग में आया। उसके आसपास एक फौजी अफसर और अमरीकी हुकूमत के 2 नुमाइंदे बैठे हुए थे। एक नुमाइंदा कह रहा था, हम यकीन नहीं कर सकते कि अगवा करने वालों ने उन तीनों को दिमागी तौर पर भी गायब कर दिया है। फौज के आला अफसर ने कहा, हमें भी यकीन नहीं। अगर आपका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उन तीनों के दिमागों में पहुंचने में नाकाम हो गया है और उनकी दिमागी तौर पर मौजूदगी साबित नहीं हो रही है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो तीनों मार दिए गए हैं। दूसरे नुमाइंदे ने कहा, इसका मतलब ये हो सकता है कि उनका ब्रेन ऑपरेशन किया जा रहा है और वो ऑपरेशन इसी मुल्क में बल्कि इसी शहर में कहीं हो रहा है। इसराइली हाकिम ने कहा, यानी फरहाद और सोनिया ने हमारे शहर में ऐसे खुफिया अड्डे कायम किए हैं जहां वो आसानी से और इत्मीनान से ब्रेन ऑपरेशन जैसे मुश्किल मराहिल से गुजर सकती हैं। ये सोनिया और फरहाद का काम नहीं है, ये आप कैसे कह सकती हैं? साफ जाहिर है फरहाद की टीम में 6 टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो हमारे आदमियों को अगवा करने के बाद उन पर तनवीमी अमल करते। उन्हें ब्रेन ऑपरेशन की ज़रूरत पेश ना आती। आपके पास एक जे मॉर्गन है, वो बैक वक्त तीनों पर तनवीमी अमल नहीं कर सकता था, इसलिए आप हमारे आदमियों को ब्रेन ऑपरेशन से गुजार रहे हैं। इसराइली अफसर ने कहा, प्लीज़ आप बेबुनियाद इल्ज़ाम ना दें। अव्वल तो हम पहले भी कस्में खाकर कह चुके हैं कि हमारे पास जे मॉर्गन नामी कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। अमरीकी हाकिम ने कहा, आपकी हुकूमत ने 3 टेलीपैथी जानने वालों को
हमारी भलाई के लिए यहाँ भेजा था। क्या हम उन्हें अगवा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? आप अपने पैरों पर नहीं मार रहे हैं, बल्कि हमारी कुल्हाड़ी हमसे छीनकर हमारे ही सरों पर मारने वाली हैं। हाकिम ने कहा, मिस्टर, आप हमारी दोस्त हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए मैं इस फजूल से इल्ज़ाम को बर्दाश्त कर रहा हूं कि आप योगा के माहिर हैं। हम दोनों नहीं हैं। तो फिर यकीनन तुम दोनों की ज़ुबान से फरहाद बोल रहा है और हमें अमरीकी हुकूमत का दुश्मन साबित करने की बचकाना कोशिश कर रहा है। बेहतर है तुम दोनों यहाँ से जाओ और अपने हुक्काम से कहो ऐसे नुमाइंदे भेजे जाएं जिनकी ज़ुबान से फरहाद गुफ्तगू ना करे। वो दोनों जाने के लिए उठ गए। एक नुमाइंदे ने कहा, हम अपने हुक्काम से यह भी कह देंगे कि आप लोगों ने बड़ी चालाकी से वक्त ज़ाया कर दिया है। जब तक हमारे दूसरे नुमाइंदे आएंगे उन तीनों का ब्रेन ऑपरेशन हो चुका होगा। वो नुमाइंदे चले गए। उनके जाने के बाद इसराइली हाकिम ने कहा, पता नहीं अमरीकी हुक्काम को क्या हो गया है, ख्वामखा हमें इल्ज़ाम दे रहे हैं। वो इसराइली हाकिम भी हकीकत से बेखबर था। चूंकि वो भी योगा का माहिर नहीं था, इसलिए योगा जानने वाले हुक्मरानों ने असल चालबाजियों से उसे बेखबर रखा था, ताकि हम जैसे ख्याल करने वाले उसके दिमाग से हकीकत मालूम ना कर सकें। मैंने आला अफसर के दिमाग में जाना चाहा। वो सांस रोककर बोला, सर, कोई मेरे दिमाग में आना चाहता है? हाकिम ने कहा, आने दो। जब हमने उन तीनों के अगवा नहीं कराया है तो अंदेशा किस बात का है? अंदेशा यह है कि ख्याल करने वाले एक बात मालूम करने आते हैं और चुपके से चोर ख्यालात पढ़कर दूसरे बहुत से अहम राज मालूम कर लेते हैं। जो भी मेरे पास आना चाहता है वो इस वक्त आपके दिमाग में हमारी बातें सुन रहा है। अगर वो अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मगर एक दूसरे के राजों में शरीक नहीं हैं। मैं वापस आ गया। उनसे मेरा कोई काम नहीं निकल सकता था। जिनसे काम निकल सकता था वो सारे इसराइली हुकाम योगा के माहिर थे। अब तो ये रास्ता भी बंद हो गया था कि किसी ख्वाब आवर गोली खाने वाले हाकिम के दिमाग में पहुंचता। उन्होंने ऐसे हुक्मरानों को अपनी हुकूमत से खारिज कर दिया था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। सोनिया और मारिया बस्ती में घूमती फिर रही थी। मैं बंगले में तनहा था। वक्त गुजारने के लिए बाबा साहब के इदारे के उस जासूस के दिमाग में गया जो तिल अबैब में रहता था। उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने कोडवर्ड्स अदा करके अपनी शनाख्त पेश की, फिर कहा, इसराइली हुकूमत में चंद योगा के माहिर हुकाम और फौजी अफसरान हैं। ये लोग बड़ी खुफिया चालें चल रहे हैं। हम चालों को समझ रहे हैं लेकिन उनका तोड़ नहीं कर सकते। जासूस ने कहा, और इसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने दिमागों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हाँ, ये दरवाजे तुम खोल सकते हो। मैं हाजिर हूँ, आपको ये रास्ता बताएं। आजकल इसराइली हुकूमत के तमाम अहम मामलात 7 अफराद के हाथों में हैं। उनमें से 3 सिविल हाकिम हैं और 4 फौजी अफसरान हैं। ये सातों बड़े सख्त हिफाजती इंतजामात में रहते हैं, किसी से रूबरू मुलाकात नहीं करते। इनकी बीवी बच्चे नहीं हैं। ये मुख्तलिफ सरकारी बंगलों में रहते हैं। इनकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ बाहर से अंदर नहीं आती और अंदर से कोई इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जाता। वाकई सख्त इंतजामात हैं। मैंने कहा, ज़रा मेहनत करोगे तो हिफाजती इंतजामात कमज़ोर पड़ जाएंगे। आप हुक्म दें। गोश्त, मछलियाँ और अंडे उन बंगलों के अंदर जाते होंगे। कच्ची सब्जियों और कच्चे गोश्त वगैरह की मेडिकल चेकिंग का कोई मुस्तनद तरीका नहीं होता। इन्हें पकाने के बाद दूसरे मुलाजिम या डॉक्टर खाकर चेक करते होंगे, फिर अपने हुक्काम और अफसरान को खाने के लिए देते होंगे। जी हाँ, वो खाने पीने के मामलात में भी एहतियात से काम ले रहे हैं। तुम ये मालूम करो कि जिन जानवरों का गोश्त उनके बंगलों में पहुंचाया जाता है वो जानवर कहाँ रखे जाते हैं, अंडे कहाँ से सप्लाई किए जाती हैं। तुम उन जानवरों को ऐसा इंजेक्शन लगा सकते हो जिसके जरिए गोश्त में नादीदा जरासीम पैदा हो जाएं, या ऐसी तासीर पैदा हो जाए कि उसे खाने वाले फौरी रद्दअमल महसूस ना करें, बल्कि रफ्ता रफ्ता हिसाबी कमजोरियों में मुब्तला हो जाएं। जासूस ने कहा, सीधी सी बात है जनाब, पानी की पाइपलाइन में सुराख करके दवा पहुंचा दूंगा। उसे पीते ही वो टेलीपैथी की मुट्ठी में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज ना करना। वो लोग कोई 11 घंटे पहले एसाबी कमजोरी की दवा फिजा में स्प्रे कर चुके हैं। उन्होंने पानी में दवा हल करने के मुतालिक सोचा होगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं किया। उनके जहनों में ये बात होगी कि हम योगा के माहिर हुक्मरानों के खिलाफ ऐसा कर सकती हैं, लिहाजा पानी की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होगी। जो रास्ता मैं बताता हूँ उस पर अपने साथियों के साथ अमल करो। हमारी गुफ्तगू के दौरान उसका जासूस साथी तेजी से चलता हुआ बाहर से आया, फिर बोला, समुंदर के साहिल पर जो सरकारी रिहाइशगाहें हैं वहां से बड़ी देर तक गोलियां चलने की आवाजें आती रहीं। मैंने उधर जाना चाहा तो पता चला वहां के तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मैं जिसके दिमाग में था उसने कहा, फरहाद साहब, योगा के माहिर हुक्मरान उसी इलाके में रहते हैं। जरूर उनके साथ कोई गड़बड़ हो रही है। मैं अभी मालूम करता हूँ। तुम अपने साथियों के साथ मेरी हदायत पर अमल करो, मैं फिर आऊँगा। मैं थोड़ी देर पहले एक फौजी अफसर के दिमाग में गया। उसने सांस रोक ली। अब जो गया तो वो मजबूर हो चुका था। उसके बाजू में गोली लगी थी। कोई मुझसे पहले उसके दिमाग में पहुंचा हुआ था, और मजे की बात यह थी कि वो आला अफसर से कह रहा था, तुमने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे थे ताकि तुम्हारी दोगली हरकतों का पता हमें ना हो, मगर अब यह हकीकत कैसे छुपाओगे कि तुम लोगों ने ही मेहमान टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया है। अफसर ने कहा, यह झूठ है। तुम्हारे चोर ख्यालात सच कह रहे हैं। इनकार के बावजूद मैं तुम्हारे दिमाग से सच्चाई पढ़ रहा हूं। मैं भी उनकी गुफ्तगू के दौरान सच्चाई पढ़ रहा था।
वो अफसर ये जानता था कि उन तीनों टेलीपैथी जानने वालों को इसराइली हुकूमत का वफादार बनाने के लिए अगवा किया गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि तीनों को किस खुफिया ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाया गया है। ये बात सिर्फ जनरल को मालूम थी। मैं फौरन ही जनरल के दिमाग में पहुंचा। उसने सांस रोक ली। यानी सरकारी बंगलों में जो फायरिंग हुई थी वो इस फायरिंग से महफूज था। मैं दूसरे हुक्काम के पास गया। उन हुक्काम और अफसरान के दिमागों में जगह मिल गई, क्योंकि वो भी जख्मी थे। इस इलाके के मखसूस बंगलों में बड़े ही मुनज़्ज़म हमले किए गए थे। उन सबके दिमागों ने भी एतराफ़ किया कि उन तीनों को ब्रेन ऑपरेशन के जरिए इसराइली हुकूमत का वफादार बनाने के लिए अगवा किया गया है। उनमें से कोई खुफिया ब्रेन ऑपरेशन थिएटर नहीं जानता था, सिर्फ जनरल का इसको इल्म था। दूसरी तरफ जनरल रेडियो टीवी के जरिए हंगामी हालात का ऐलान कर रहा था। उसके हुक्म के मुताबिक फौज के जवान सड़कों पर गश्त करने आ गए थे। 12 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था। फौज तमाम अहम शहरी मोर्चे संभाल रही थी। 12 घंटे के अंदर एक नई और मजबूत हुकूमत कायम करने का यकीन दिलाया जा रहा था। मैं बाबा साहब के इदारे के जासूस के पास आया। वो टीवी के सामने बैठा फौजी अहकामात सुन रहा था। मैंने कहा, नई हुकूमत में भी योगा के माहिरीन आएंगे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। मैंने जो हदायत दी हैं उन पर अमल करने की कोशिश करते रहो। बेहतर है जनाब। नई हुकूमत कायम होने के बाद पहले ये मालूम करूंगा कि नए हुक्मरानों की रिहाइशगाहें कहाँ होंगी। इसके बाद मैं सप्लाई की जाने वाली खुराक पर हाथ की सफाई दिखाऊंगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोला तो मुलाजिम एकदम से चौंक कर उछल पड़ा। वो दरवाजे से कान लगाए ये सुनने की कोशिश कर रहा था कि कमरे के अंदर मेरे उठने बैठने की आवाज़ें आ रही हैं या नहीं, मैं तन्हा क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे घूर कर देखा तो वह जल्दी से बात बनाते हुए बोला, मैं दरवाजे के पास आकर सोच रहा था आपको चाय पीने के लिए आवाज़ दूं या ना दूं। आपने आवाज़ देने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है, जाओ चाय ले आओ। वह चला गया। मैं वापस सोफे पर आकर बैठ गया। फिर उस मुलाजिम के दिमाग में पहुंचा। वो सांस रोकना चाहता था। मैंने कोड वर्ड्स अदा किए। फिर पूछा, क्या रिपोर्ट है? उसने कहा, जनाब यहाँ आने वाली मैडम अपनी बेटी के साथ बस्ती में कहीं गई है। साहब 2 घंटे से कमरे के अंदर बैठा हुआ था। मैं कुछ मालूम ना कर सका कि वो बंद कमरे में क्या कर रहा है। मैंने कहा, यह तुम्हारी नाअहली है। वो बंद कमरे में कोई तकरीबी कार्रवाई कर रहा होगा तब भी तुम मजबूरी जाहिर करोगे। जनाब आइंदा ऐसा नहीं होगा। जैसे ये साहब कमरे से बाहर जाएगा मैं कमरे में जासूसी आलात छुपा कर रख दूंगा। मैं बाकी कमरों में ऐसा कर चुका हूँ। मैंने उसे बातों में उलझाकर चोर ख्यालात से मालूम कर लिया कि उसने सोनिया और मारिया के कमरों में कहाँ आलात छुपाए हैं और मेरे कमरे में कहाँ छुपाएगा। वो चाय लेकर आ रहा था। मैं बाथरूम में चला गया। उसने प्याली सेंटर टेबल पर रखी। फिर जल्दी से जासूसी आलात लाने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। मैं बाथरूम से निकलकर सोनिया और मारिया के कमरे में गया। वहां से जासूसी आलात उठाए फिर अपने कमरे में लाकर उन्हें वहां रख दिया जहां वो आइंदा मेरे लिए भी आलात रखना चाहता था। मैं बैठकर चाय पीने लगा। वो दरवाजे पर आकर ठिठक गया। उसे तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी बाथरूम से निकल आऊंगा। वो वापस चला गया। मैं चाय की प्याली खाली करके कमरे से बाहर आ गया। फिर बंगले के बरामदे में पहुंचा। दूर से सोनिया और मारिया आती हुई दिखाई दे रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अहाते के गेट के पास आया। फिर उसे खोलकर सोनिया से बोला, क्या हाल है हमारी बस्ती का? सब ठीक है। तमाम लोग अपनी अपनी जगह जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं। हमारे तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों की भी रिपोर्ट यही है कि यहाँ सब फर्ज शनास और वफादार हैं। क्या गैर ज़रूरी लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं? हाँ, बस्ती के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों और सयाहों ने यहाँ आने की इजाज़त तलब की मगर मायूस होकर चले गए। एक बार नौजवानों का एक गिरोह ज़बरदस्ती दाखिल होना चाहता था लेकिन हवाई फायरिंग से घबराकर भाग गया। एक बार रात को किसी ने नकब लगाने की कोशिशें की फिर बिजली की नादीदा तारों के झटके खाकर बेहोश हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाकर भगा दिया गया। हम बातें करते हुए बंगले के अंदर आए। हमारे पीछे अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। हमने पलट कर देखा। मुलाजिम हाथ में रिवॉल्वर लिए मुझे निशाने पर रखते हुए कह रहा था, खबरदार हरकत न करना। कौन हो तुम और जनाब फरहाद साहब के कोड वर्ड्स कैसे जानते हो? मैंने कहा, मैं किसी के कोड वर्ड्स नहीं जानता। तुम जानते हो। अभी मेरे दिमाग में आए थे, मैं धोखा खा गया। तुमने मेरे चोर ख्यालात पढ़े और 2 कमरों से जासूसी आलात उठाकर तीसरे कमरे में ले गए। इसका मकसद क्या है? मकसद महज तुम्हें आजमाना था कि तुम कितने समझदार हो। अब एक समझदारी का काम और करो। तुम्हारे फरहाद साहब अपने बंगले में मौजूद हैं। उनसे फ़ोन पर मेरे मुताल्लिक मालूम करो। उसने मुझे सोचती हुई नज़रों से देखा। फिर रिसीवर उठाकर ऑपरेटर से डमी फरहाद से रब्ता कराने को कहा। अभी वो नहीं जानता था कि जिसे वो फरहाद समझता है वो डमी है। रब्ता कायम होते उसने कहा, जनाब मैं बंगला नंबर 34 का मुलाजिम बोल रहा हूँ। यहाँ जो साहब आए हैं ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने इन्हें रिवॉल्वर की जद में रखा है। दूसरी तरफ से डमी ने कहा, रिवॉल्वर जेब में रख लो। लेकिन जनाब ये साहब आपके कोड वर्ड्स अदा करके मेरे दिमाग में आए थे। तुम गधे हो। वो नहीं, मैं तुम्हारे दिमाग में आया था। मजीद सवालात न करो। उन साहब को सॉरी कह दो और आइंदा किसी तरह का शुबा न करो। वो हमारे खास लोग हैं। जी जनाब, जो हुक्म जनाब। उसने रिसीवर रख दिया। फिर रिवॉल्वर को जेब में रखते हुए कहा, सॉरी जनाब। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। हमें खुशी है कि तुम वफादार और फर्ज शनास हो। जाओ हमें कॉफ़ी पिलाओ। वो चला गया।
सोनिया ने कहा, अब अमेरिका और इसराइल के दरमियान ठन जाएगी। भेद खुल चुका है। वो अपने तीनों टेलीपैथी जानने वालों को वापस तलब करेंगे। 3 नहीं 4 कहो। इन जख्मी योगा के माहिर हुक्मरानों के चोर ख्यालात ने यह भी बता दिया है कि उन्होंने जे मॉर्गन का भी ब्रेन ऑपरेशन करके उसे अपना वफादार बना लिया है। सोनिया ने कहा, लेकिन ये यहूदी बड़े ढीठ हैं, चारों को वापस नहीं देंगे और अमेरिका इतना मजबूर है कि चुटकी भर इसराइल से नाराज होकर भी दुश्मनी नहीं करेगा, क्योंकि उसने उस छोटे से मुल्क को खुद ही इस्लामी ममालिक के सामने एटम बॉम्ब बनाकर रखा है। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी इस्लामी ममालिक को दबाव में रखने के लिए इसराइल के सर पर शफकत का हाथ रखना जरूरी है। बेशक अमेरिका अपनी नाजायज़ औलाद की तमाम नाजायज़ हरकतों को बड़े सब्र से बर्दाश्त कर लेता है। मैं ज़रा जाकर देखता हूँ कि इस सिलसिले में अमरीकी हुकाम का रद्दअमल क्या है। मैं एक हाकिम के दिमाग में आया। वो एक इजलास में बैठा हुआ था। वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बहस हो रही थी। वहाँ जनरल भी बैठा हुआ था। एक हाकिम कह रहा था, आप हजरात को याद होगा, सबसे पहले मरीना ने एतराज़ किया था कि हमारे टेलीपैथी जाने वालों को इसराइल ना भेजा जाए। दूसरी तरफ ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट्स हमारे आदमियों को भेजने पर बज़िद थे। उस वक्त यह मामला आपस के झगड़ों में मुलतवी हो गया, लेकिन जनरल ने टेलीपैथी का शोबा संभालते ही यह गलती कर डाली और इसका बुरा नतीजा भी सामने आ गया है। जनरल ने कहा, आप इस मामले के एक ही पहलू को देख रहे हैं। मेरा मकसद यह था कि इसराइल में फरहाद और उसकी टेलीपैथी जानने वालों का जोर खत्म हो जाए या कम हो जाए। दूसरे हाकिम ने कहा, फरहाद का जोर तोड़ने के लिए हमारे टेलीपैथी जानने वाले हमारे ही मुल्क में रहकर इसराइली हुकूमत के काम आ सकते थे। तीसरे हाकिम ने कहा, उन्हें यहूदियों की गोद में डालना जरूरी नहीं था। जनरल ने झुंझलाकर कहा, एक गलती हो गई है तो अब सभी मुझ पर तनकीद करने लगे हैं। क्या मैंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम नहीं दिए हैं? बेशक तुमने बरवक्त ट्रांसफार्मर मशीन को ब्लैक सीक्रेट से छीन लिया, वरना वो पांचों मगरूर हमारे मुल्क को तबाह कर देते। लेकिन बुरा ना मानना, तुम मरीना के मुकाबले में मात खा रहे हो। पिछली रात उसने बुरी तरह तुम्हें तिगनी का नाच नचाया है। उसने एक ही रात में तुम्हारे 8 टेलीपैथी जानने वालों को बेमौत मारा है। यह झूठ है, यह सच है और यह जॉन लंबोर्डा की रिपोर्ट है। जनरल ने चौंक कर दूर खड़े हुए लंबोर्डा को देखा। वो अदब से बोला, सर, मैं किसी जनरल या किसी हाकिम का वफादार नहीं हूं। मेरी वफा और मेरी जान सिर्फ अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए है। लिहाजा जो सच था उसकी रिपोर्ट मैं पेश कर चुका हूं। जनरल ने कहा, मैं मौजूद हाजरीन से पूछता हूं, क्या वो मेरे एक मातियत की रिपोर्ट को मुझसे ज़्यादा अहमियत देंगे? हॉली मैन ने कहा, जनरल, हम उस वक्त तक मातियत हैं जब तक आप खुश असलूबी से फ़राइज़ अदा करते रहेंगे। गलतियां करेंगे तो हम इन गलतियों की रिपोर्ट इजलास में पेश करेंगे। मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप अभी मरीना से दूर रहें, क्योंकि उसके पीछे फरहाद का दिमाग काम कर रहा है। लेकिन आपने जेफरी वॉल्टन के मशवरे पर उसके 5 ख्यालख्वानी करने वालों को पकड़ा। उसे भी पकड़ने के लिए उसकी रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया। उधर उसने आपके 8 ख्यालख्वानी करने वाले मार दिए। जेफरी के जरिए दुश्मनों को ट्रांसफार्मर मशीन का ठिकाना मालूम हो गया। आपने उस मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल करने के फौरी इंतजामात नहीं किए। फिर अपने दिमाग में किसी दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले को बारहा आने का मौका दिया। उसे जॉन लंबोर्डा समझ लिया और असल जॉन लंबोर्डा को दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। जनरल ने कहा, बोलो, खूब बोलो, मुझ पर खूब कीचड़ उछालो। क्या और कुछ रह गया है? हाँ, तुम्हारी आखिरी गलती यह है कि तुमने ट्रांसफार्मर मशीन से डमी फरहाद पैदा किया है। क्या फरहाद और उसकी फैमिली मेम्बरान को नादान या अहमक समझते हो? वो डमी एक बार किसी की नज़रों में आएगा तो फरहाद के ख्यालख्वानी करने वाले उसे सोच के राब्ते और कोड वर्ड से पकड़ लेंगे। जनरल ने इजलास में बैठे हुए आला हुकाम और फौजी अफसरान पर एक नज़र डाली, फिर कहा, आप लोगों के तेवर बता रहे हैं कि मुझसे जबरन इस्तीफ़ा लिया जाएगा। एक हाकिम ने कहा, समझ गए हो तो इस्तीफ़ा अभी लिख दो। वो बड़े एतमाद से बोला, अच्छी तरह सोच लो, इस्तीफ़ा देने से पहले ही फौजी बगावत शुरू हो जाएगी। एक मुहिब वतन जनरल को फौजी बगावत की धमकी नहीं देना चाहिए। ये धमकी नहीं है। इस स्टेट की फ़ौज मार्शल डी मोरा की कमांड में है और मार्शल डी मोरा मेरा हमायती है। डमी फरहाद जैसे और 2 टेलीपैथी जानने वाले मेरे फरमाबरदार हैं और ट्रांसफार्मर मशीन की दिन रात हिफाजत करने वाला फौजी दस्ता मेरे अहकामात का पाबंद है। उसकी बात ख़त्म होते ही मार्शल डी मोरा हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ मुसल्लह फौजी जवान भी थे। वो जवान जनरल के आसपास और पीछे आकर उसे निशाने पर लेकर खड़े हो गए। मार्शल ने कहा, सॉरी सर, हमारी दोस्ती फौजी फ़राइज़ की हद तक है। जो फ़राइज़ की हद से निकलेगा और अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा वो दोस्त नहीं दुश्मन होगा। जनरल उठकर खड़ा हो गया। मार्शल ने कहा, तुम्हारे डमी फरहाद और मज़ीद 2 टेलीपैथी जानने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके दिमागों से तुम्हारी वफादारी निकाल दी जाएगी। जाओ, हमेशा के लिए अलविदा। वो जाने लगा। जब दरवाजे पर पहुंचा तो मार्शल ने कहा, जनरल, तुम बेशक मुहिब वतन थे, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए थे। इक़्तिदार हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन इक़्तिदार हासिल हो जाए तो उसे संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम भी ब्रेन मास्टर और चारों ब्लैक सीक्रेट्स की तरह खुद सर और खुद मुख्तार होते जा रहे थे। तुम अपने अंजाम पर पछताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन दूसरे साहिबान इक़्तिदार तुम जैसों के अंजाम से इबरत हासिल करेंगे। वो फायरिंग स्क्वाड के सामने सजाए मौत पाने के लिए चला गया। मार्शल डी मोरा ने कहा,
आइंदा कोई हाकिम और कोई फौजी अफसर तनहा टेलीपैथी के शोबे का इंचार्ज नहीं होगा। 2 सिविल और 2 आला फौजी अफसरान एक टीम बनाएंगे। उन चारों के 4 मुशीर और 4 टेलीपैथी जानने वाले मातहत हुआ करेंगे। सब ने तायद की कि यह तरीक़ेकार मुनासिब रहेगा। एक ने पूछा, क्या ट्रांसफार्मर मशीन को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है? मशीन अभी जहां है वहां बहुत ज़्यादा महफूज है। उसे दूसरी जगह मुंतकिल करने में ज़्यादा दुश्वारियां पेश आएंगी। हो सकता है दुश्मन इसी ताक में हो कि उसे दूसरी जगह ले जाने के दौरान नीज तो नाबूद कर दिया जाए। हम ऐसा कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते। वैसे आप लोग इत्मीनान रखें, मशीन की हिफाजत के लिए और ज़्यादा तवज्जो से इंतजाम किए जा रहे हैं। एक फौजी अफसर ने कहा, घर को आग लगती है घर के चिराग से। ये बात मरीना पर सादिक आ रही है। उसकी वजह से फरहाद को हमारे करीब पहुंचने की बहुत सी सहूलतें हासिल हो रही हैं। एक हाकिम ने कहा, यह हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। जब भी हमने काबिल और ज़हीन टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए, वो खुद सर और बागी हो गए। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट्स और मरीना, ये सब ताज़ा तरीन मिसालें हैं। हमारे दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा हुए और हराम मौत मारे गए। क्या इस बदबख्ती या हमारी नाअहली का कोई इलाज है? मार्शल ने कहा, हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन में इनकलाबी तब्दीलियां लाएंगे। हॉली मैन ने कहा, मेरा मशवरा है, जब तक हम अपने टेलीपैथी जानने वालों की मुकम्मल हिफाजत करने के अहल न हो जाए, तब तक कोई नया टेलीपैथी जानने वाला पैदा न किया जाए। एक हाकिम ने कहा, इस तरह हम टेलीपैथी के हथियारों से महफूज रहेंगे। हॉली मैन ने कहा, ऐसे हथियारों का क्या फ़ायदा जो दुश्मनों के हाथों में चले जाएं। हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन समेत इसराइल की गोद में चले गए हैं। मरीना के कब्जे में पॉल हॉपकिन था। फिर उसने ब्लैक सीक्रेट्स की हमाकतों से फ़ायदा उठाकर 3 और ख्याल ख्वानी करने वालों को पकड़ लिया। उनमें से एक का नाम बारबरा निक्सन, दूसरे का नाम जेरी हॉक और तीसरे का नाम रॉकी है। मरीना फरहाद की मुट्ठी में है, लिहाजा ये तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले भी फरहाद के कब्जे में हैं। लंदन में हमारा एक ख्याल ख्वानी करने वाला ईवान रास्का था। उसने हमसे रब्ता ख़त्म कर दिया है और कहीं आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा है। मार्टन रसल का भी कोई पता नहीं है। आप इन हालात के पेश नज़र जवाब दें कि हम दुश्मनों के लिए ख्याल ख्वानी करने वाले पैदा कर रहे हैं। सब ने उसकी तायद की। एक ने कहा, यह दुरुस्त है। हथियार हम पैदा करें और वह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हों तो ये हम पैदा करने वालों की हमाकत है। पहले ये यकीन किया जाएगा कि हमारा एक भी टेलीपैथी जानने वाला दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगा और वह फरहाद की तरह ख्याल ख्वानी के कारनामे अंजाम देगा। तब ऐसा एक ख्याल ख्वानी करने वाला पैदा किया जाएगा। दूसरे ने सवाल किया, फ़िलहाल हमारे पास कितने हैं? मार्शल ने कहा, हमारा एक ख्याल ख्वानी करने वाला न्यूयॉर्क में है। उसका नाम पास्को रूट है। दूसरा ये आपके सामने जॉन लंबोडा है। तीसरा डमी फरहाद है जिसका असल नाम फ्रेज़र है। चौथी एक लड़की का नाम रायमा जान है। कर्नल ने कहा, हमारे लिए यही बेहतर है कि मौजूदा चारों ख्याल ख्वानी करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देकर उनसे अहम काम लिए जाएं और हमारे जितने टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों की झोली में गए हैं उन्हें हर हाल में वापस लाया जाए। वो सब एक दूसरे के मशवरे से नए मंसूबे बना रहे थे और नया तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे थे। ख़ास तौर पर यह अहद कर रहे थे कि इसराइल से और मरीना से अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को छीन लेंगे। मरीना नींद से बेदार हुई तो खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया। पहले की तरह बेदार होते ही दिमाग पर कोई बोझ महसूस नहीं हुआ। किसी फिक्र ने उसे परेशान नहीं किया। दरअसल उसे याद नहीं रहा था कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है। उसने तनवीमी अमल के दौरान मामूला बनकर वादा किया था कि वह इस अमल को भूल जाएगी। इसके अलावा यह भी याद नहीं रहा था कि पारस ने उसे किसी तरह हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके सुला दिया था। ऐसी परेशान करने वाली बातें याद ना रहें तो इंसान खुद को हल्का फुल्का और ताज़ादम महसूस करता है। उसने सर घुमाकर देखा, बिस्तर पर पारस नहीं था। वो आंखें बंद करके उस जहरीले को महसूस करने लगी। फिर ज़ेरे लब बोली, कहाँ हो तुम? आओ आओ ना। वो थोड़ी देर तक इसी हालत में पड़ी रही, फिर उठकर बाथरूम में चली गई। गुस्ल से फारिग होकर लिबास बदलकर वो दूसरे कमरे में आई, फिर तीसरे कमरे में गई। पारस नजर नहीं आया। तब दिल ने पूछा, वो कहाँ है? शहर दुश्मना में कहाँ तन्हा निकल गया है? उसे कोई पैगाम छोड़कर जाना चाहिए। यूं तसल्ली होती कि वह अभी लौट आएगा। उसने बंगले से बाहर आकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। बरामदे के पास कार की मौजूदगी बता रही थी कि वो कहीं करीब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो मुतमईन होकर अंदर आई, घड़ी देखी, 5 बज रहे थे। तब उसने सोचा, ये सुबह के 5 बज रही हैं या शाम के। वो दिन को सोई थी या रात को? फिर याद आया, पिछली तमाम रात जर्नल से मारकाराई में गुजर गई थी। दिन के 12 बजे पारस से थोड़ी सी झड़प हुई थी। वो उसके दिमाग में आना चाहती थी और वो सांस रोक लेता था। फिर उसे याद नहीं आया कि क्या हुआ था और वो कैसे सो गई थी। अब शाम को बेदार हुई है। इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया कि वो पारस से झगड़ा करके गहरी नींद कैसे सो गई थी। परेशानी के आलम में सो जाना अजीब सी बात थी। सिर्फ ये बात कायल कर रही थी कि पिछली तमाम रात की थकावट के बायस नींद आ गई होगी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, पारस को मुखातिब किया। उसने फ़ौरन ही सांस रोक ली।
वो दूसरी बार आकर बोली, मैं मरीना हूं, सांस ना रोको, बातें करो। उसने फिर सांस रोक ली। मरीना को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो तन्हा किसे गुस्सा दिखाती। सोचने लगी, पारस ऐसा क्यों कर रहा है। सुबह उसके पापा मुझसे नाराज हो गए थे। उन्होंने अपने दिमाग से मुझे निकाल दिया था। मैं मालूम करना चाहती थी कि पापा अपने बेटे के दिमाग में आकर मेरे खिलाफ क्या बोलेंगे। मैंने कई बार पारस के दिमाग में आना चाहा, उसने आने नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है कि पापा ने पारस को मेरे खिलाफ भड़काया है, इसलिए वो मुझसे दूर हो गया है और मुझे अपने दिमाग से भी दूर कर रहा है। टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। वो रिसीवर उठाकर बोली, हेलो। किसी ने दूसरी तरफ से पूछा, हेलो, क्या मिस जॉन वालिया है? मैं जॉन वालिया बोल रही हूँ। आज रात की पार्टनरशिप कैसी रहेगी? उसे बड़ा गुस्सा आया। वह बर्दाश्त करते हुए बोली, सॉरी, मैं बुक हो चुकी हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। वह जॉन वालिया नामी एक कॉल गर्ल के रूप में थी। उसे कोई भी दिन रात के लिए अपने पास बुला सकता था। चूंकि वो ऐसी बातों की आदी नहीं थी, इसलिए फौरन गुस्सा आ गया था। फिर वो जल्द ही संभल गई। वो ये तमाम बातें दिमाग से निकालकर फिर पारस को मुखातिब करना चाहती थी। उसी वक्त पराई सोच की लहरें महसूस हुई। उसने सांस रोक ली। सोचने लगी, मेरे दिमाग में कौन आना चाहता है। उसने इंतजार किया, दूसरी बार कोई नहीं आया। उसने पारस के दिमाग में पहुंचते ही कहा, तुम्हें मेरी जान की कसम है, बात सुन लो, मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। पारस ने पूछा, क्या बात है? अभी कोई मेरे दिमाग में आना चाहता था। किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी? नहीं। फिर वो सोचकर बोली, हाँ हाँ, टेलीफोन पर एक अजनबी ने गुफ्तगू की थी। वो गॉड, में समझ गई। जॉन वालिया के कागजात की चेकिंग हो रही है और चेकिंग करने वाले के साथ कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। वो लोग तस्दीक कर चुके हैं कि मैं योगा की माहिर एक गैर मामूली लड़की हूँ, कॉल गर्ल नहीं हूँ। बातों में वक्त ज़ाया ना करो। जिस हालत में हो उसी हालत में वहां से दूर निकल जाओ। चलो भागो, निकलो वहां से। वो दौड़ती हुई पिछले दरवाजे पर आई। बाहर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो दौड़ती हुई अहाते के गेट से निकलकर सामने वाली गली में आई। वहां से 2-3 गलियां पार करती हुई एक मेन रोड पर पहुंच गई। हाथ उठाकर एक टैक्सी को रोका, फिर पिछली सीट पर बैठकर बोली, चलते रहो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा, किस सिमत में चलता रहूं? सी शोर शॉपिंग प्लाजा। फिर वो चुप होकर उस अजनबी की आवाज़ और लहजे को याद करने लगी जिसने फ़ोन पर उसे कॉल किया था। ये आवाज़ और लहजा याद आते ही वो उसके दिमाग में पहुंच गई। उसकी सोच ने बताया कि उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है। इस इदारे के दूसरे जासूस भी ऐसी लड़कियों को चेक कर रही हैं जो ज़रा मशकूक लगती हैं। ऐसी मशकूक लड़कियों में जॉन वालिया का भी नाम था। चेकिंग करने वालों ने यह राय कायम की थी कि आम लड़कियां सांस रोकने की आदी नहीं होती। अगर चेक करने वालों के साथ एक टेलीपैथी जानने वाला हो और वह फ़ोन पर आवाज़ सुनकर आवाज़ सुनाने वाले के दिमाग में पहुंचे और वह लड़की सांस रोक ले तो वो गैर मामूली होगी। उसके पीछे मरीना छुपी होगी। उसने जासूस के दिमाग से मालूम किया कि उसके साथ टेलीपैथी जानने वाला कौन था। जासूस की सोच ने बताया पता नहीं कौन था। उसने पूछने के बावजूद अपना नाम नहीं बताया, लेकिन वह सरकारी टेलीपैथी जानने वाला था। वो जॉन वालिया की आवाज़ सुनने के बाद तेज़ी से कहीं चला गया था। मरीना उसके दिमाग से वापस आ गई। यह समझ में आ गया कि वो टेलीपैथी जानने वाला उसे गिरफ्तार करने उसकी रिहाइशगाह की तरफ गया है। अगर वो देर करती तो यकीनन चारों तरफ से घेर ली जाती, फरार का रास्ता न मिलता। पारस ने यह दूसरी बार ऐन वक्त पर उसे दुश्मनों के मुहासरे से बचाया था। पिछली रात भी वो पारस की हाजिर दिमागी से बाल बाल बची थी। टैक्सी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। ड्राइवर अकब नुमा आईने में उसे बार बार देख रहा था। नजरें मिलने पर मुस्कुराने लगा। वो बोली, क्या बात है? कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई यूं ही नहीं मुस्कुराता। क्या मैं कार्टून नजर आ रही हूं? ऐसी बात नहीं है। हसीन चेहरों को देखकर भी मुस्कुराहट होंठों पर आती है। वो खामोश रही। उसके ख्यालात पड़ने लगी। वह 1.5 उम्र का कमा रहा था। इतनी उम्र गुजार कर भी इसलिए कमा रहा था कि राह चलते आर्जी शादियां हो जाया करती थीं। ऐसे में बीवी बच्चों की मुसीबत मोल लेना हमाकत समझता था। उसके ख्यालात पड़ते ही वो मुस्कुराने लगी। वो खुश होकर बोला, तुम इतनी उजलत में टैक्सी में आकर बैठी थी, इससे अंदाज़ा हुआ जैसे कहीं से भाग कर आ रही हो। तुमने ठीक समझा, मैं अपने शौहर से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। अब क्या इरादा है? कहीं पनाह चाहती हूँ? मैं चाइना टाउन के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन पहले कुछ शॉपिंग करूंगी। उसने सी शोर शॉपिंग प्लाजा के सामने गाड़ी रोक दी। वो एक बहुत बड़े जनरल स्टोर में आई। वहां से मेकअप का ज़रूरी सामान खरीदने लगी। उसके पास न पर्स था न लिबास में जेब थी, यानी कुछ खरीदने के लिए $0.25 भी नहीं था। वो तमाम सामान लेकर रकम अदा करने वाले काउंटर पर आई। काउंटरमैन से 2 बातें की, फिर उसके दिमाग पर छा गई। उस बेचारे ने बिल की अदायगी की रसीद दे दी। उसने रसीद लेकर दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वो सोच में पड़ गया। अभी कहाँ गुम हो गया था? मरीना सामान लेकर जा रही थी। काउंटरमैन ने फ़ौरन चेक किया। कंप्यूटर ने बताया कि बिल की अदायगी हो चुकी है। उस बेचारे को यह पता ही नहीं चला कि गायब दिमाग रहने के दौरान उसने खुद ही कंप्यूटर को बिल की अदायगी के सिलसिले में फीड किया था। वो टैक्सी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। ड्राइवर ने टैक्सी को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं दूर से तुम्हें जाते हुए देख रहा था। जब तुम चलती हो तो ऐसा लगता है तलवार चल रही है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी हसीन औरत मेरे अपार्टमेंट में रात गुजारेगी। यकीन आ जाएगा। मुझे ऐसे ले चलो कि अपार्टमेंट के आसपास वाले ना देख सकें। मैं किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती। मैं समझता हूँ। शौहर को छोड़कर भागने वाली औरत किसी की नज़रों में नहीं आना चाहती। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। उसने एक जगह टैक्सी रोककर विस्की की एक बोतल खरीदी, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, शराब हो तो शबाब का मज़ा सातवें आसमान पर ले जाता है। मेरा ख्याल है तुम विस्की के मामले में माइंड नहीं करोगी। माइंड नहीं करूंगी। तुम्हारे माइंड को सातवें आसमान पर पहुंचा दूंगी। वो खुश हो रहा था। उसने अपार्टमेंट के पिछले रास्ते पर टैक्सी रोकी, फिर उतरते हुए बोला, पिछले दरवाजे का जीना मुरम्मत तलब है। सब अगले जीने से जाते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ। उसने पिछला दरवाज़ा खोला। वो अंदर आ गई। कमरे की लाइट ऑन हो गई। कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई थीं। वो नागवारी से बोली, ऐसी तस्वीरें लगाते हुए शर्म नहीं आती? चलो इन्हें नोच कर फेंक दो। वो हाथ निचाक कर बोला, वाह मेरी जान, ऐसी हया की बात कर रही हो जैसे मेरे साथ यहाँ इबादत करने आई हो। मरीना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो फौरन ही बोतल खोलकर उसे मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। एक क्वार्टर पीने के बाद उसने बोतल को मुंह से अलग किया। उसे एक तरफ रखा तो मरीना ने दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। खालिस विस्की ने उसके हलक और सीने में जैसे आग भर दी थी। वह मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए लड़खड़ाया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। मरीना ने कहा, चलो उठो और अपनी माँ बहनों की तस्वीरें फाड़ कर फेंक दो। विस्की दिमाग पर चढ़ गई थी। वो उंगली उठाकर बोला, हाँ ये सब मेरी माँ बहनें हैं। समझ में नहीं आता माँ बहनों को ऐसी तस्वीरें उतरवाते हुए शर्म क्यों नहीं आती। तस्वीरें ना हो तो हम ना देखें, होती हैं तो हम देखते हैं। वो एक एक तस्वीर के पास जाकर उसे फाड़ने लगा। मरीना एक आईने के सामने बैठकर मेकअप के जरिए अपने चेहरे पर तब्दीली करने लगी। इस शहर में जवान औरतों को सख्ती से चेक किया जा रहा था। कोई सा भी चेहरा बनाने से बात नहीं बन सकती थी। उस चेहरे की शनाख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड ज़रूरी था। ये जानते हुए भी वो इसलिए सूरत बदल रही थी कि पहली नज़र में जॉन वालिया की हैसियत से पहचानी ना जा सके। वो तस्वीरें फाड़ने के बाद उसके करीब आना चाहती थी। मरीना ने उसे और पिला दी। दूसरी बार आधी बोतल खाली हो गई। पानी और सोडे के बगैर आधी बोतल पी जाना गोया मौत को या बेहोशी को दावत देना था। वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ा। उसने आर्जी मेकअप के बाद आईने में मुख्तलिफ जाविये से खुद को देखा, फिर लिबास तब्दील किया। अपना उतारा हुआ लिबास बरामदे के फर्श पर फेंक दिया और रेडीमेड मेकअप का ज़रूरी सामान परस में रखकर अपार्टमेंट से बाहर आ गई। अब वो पारस को मुखातिब करना चाहती थी। उसी वक्त बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दी। 2 फौजी गाड़ियां दिखाई दी। आगे वाली गाड़ी में कई कुत्ते थे और पीछे मुसल्ला फौजी जवान बैठे हुए थे। मरीना ये भूल गई थी कि अपनी रिहाइशगाह में बदन के कपड़े उतार कर आई है। फौजी खूंखार कुत्तों को उसके बदन की बू सूंघाकर यहाँ ले आएंगे। वो एक अपार्टमेंट के पीछे थे। कुछ कुत्ते अपार्टमेंट के अगले हिस्से की तरफ और कुछ पिछले हिस्से की तरफ लपकते हुए भौंक रहे थे। वो सब मजबूत जंजीरों से बंधे हुए थे। मरीना ने थोड़ी देर पहले अपना लिबास उतारकर सामने बरामदे के फर्श पर फेंका था। कुत्ते उधर लपक रहे थे और उन्हें पिछले हिस्से से भी उसकी बू मिल रही थी। एक फौजी अफसर ने मेगाफोन के जरिए कहा, मैं यहाँ के मकीनों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो घरों से बाहर ना निकलें और कोई भी जवान या बूढ़ी औरत को पनाह ना दें। और मैं मरीना को मोहलत देता हूँ कि वो 10 तक गिनती खत्म होने से पहले बाहर आ जाए, वरना हम कुत्ते खोल देंगे। फिर उसकी बोटियां ही बाहर आएंगी। वो अपार्टमेंट के पीछे से दूर चली गई क्योंकि मुसल्ला फौजी अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर रहे थे। वो मेगाफोन स्पीकर के जरिए बोलने वाले के अंदर पहुंच गई। ये तो हो नहीं सकता था कि उस मुल्क के तमाम फौजी योगा के माहिर होते। ये कोई आसानी से हासिल की जाने वाली महारत नहीं थी। बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। अफसर के चोर ख्याल ने बताया कि वो आंसू गैस और हैंड ग्रेनेड भी साथ लाए हैं ताकि वो टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करे तो जवाबन उसे ग्रेनेड के धमाकों से तबाह कर दिया जाए। उसने अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाकर एक फौजी जवान की किट में से 2 हैंड ग्रेनेड निकाले। उसे ज़रा दूर चलाकर लाई, फिर हैंड ग्रेनेड की चाबी को उसके दांतों से निकालकर उसे कुत्तों वाली गाड़ी की तरफ फेंक दिया। एक ज़बरदस्त धमाके के साथ गाड़ी के परखच्चे उड़े। कुत्तों की आखिरी आवाज़ें भी ना उबर सकीं। दूसरे ग्रेनेड के धमाके ने फौजियों को दूर भागने पर मजबूर कर दिया। 1 मिनट के अंदर तमाम कुत्ते नाबूद हो गए। चंद फौजी बाकी रह गए। अब वो कुत्तों के बगैर उसके करीब नहीं पहुंच सकते थे। वो एक बस में आकर बैठ गई। पारस को मुखातिब करके बोली, अभी मैं फिर गिरफ्त में आने वाली थी। आखिरी लम्हात में बाल बाल बच गई, लेकिन कब तक बचती रहूंगी। फौज और इंटेलिजेंस वाले मुझे कहीं छुपने और पनाह लेने नहीं देंगे। किसी तरह यह शहर छोड़ दो, दूसरे स्टेट चली जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ कदम कदम पर मुझे तलाश किया जा रहा है। बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बसों और टैक्सियों के अड्डों पर जासूस मेरे मुंतजिर होंगे। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? मैंने समझ लिया कि तुम अपनी जवानी की रिश्वत देकर उल्लू बना रही हो और अब आइंदा उल्लू नहीं बनना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? क्या मुझसे दिल भर गया है? जब औरत गलती करती है और मर्द नाराज़ होता है तो वो यही कहती है, क्या मुझसे दिल भर गया है? वो अपनी गलतियों और हमाकतों को समझना नहीं चाहती। मैंने कौन सी गलती या हमाकत की है? मैं बारहा समझा चुका हूँ, अब नहीं समझाऊंगा। तुम्हारे पास अक्ल कुछ ज़्यादा ही है।
मैं इंतज़ार करूंगा कि तुम अकल से कब सोचोगी और समझोगी। तुम हमेशा एक ही शिकायत करते हो कि मैं तुम पर या तुम्हारे खानदान वालों पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं तुमसे किसी मामले में बहस नहीं करूंगा। मुझसे किसी मामले में बात नहीं करोगे। मुझे गड्ढे में गिरा कर चले गए हो। क्या यही साथ छोड़ने का वक्त है? मैं जानता था तुम यही इल्ज़ाम दोगी। मैं तुम्हें आखिरी बार इन मुसीबतों से निकालूंगा। 25वीं शाहराग की स्ट्रीट नंबर 3 में 244 नंबर का बंगला है। वहां पैदल आओ और बंगले में दाखिल हो जाओ। क्या तुम वहां मिलोगे? वहां तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये कहकर उसने सांस रोक ली। वो बस के अंदर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। यूं अपने दिमाग से निकालने पर उसे गुस्सा आया। फिर अकल आई कि अच्छा ही हुआ। बस में ख्याल ख्वानी करती रहती तो उसे तलाश करने वाले सर पर आ पहुंचते। वो बस से उतर गई। दूसरे मुसाफिर उतरने के बाद अपनी मंजिलों की तरफ चले गए। वो फुटपाथ पर तन्हा रह गई। फिर पारस को मुखातिब करके बोली, सांस ना रोकना। मैं 25वीं शाहराह के करीब हूँ, लेकिन फुटपाथ पर तन्हा हूँ। जासूस मुझे ताड़ लेंगे। मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। फौरन बंगला नंबर 44 में पहुंचो। उसने फिर सांस रोक ली। मरीना को दिमाग से निकाले जाने पर फिर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वह तन्हा फुटपाथ पर चलती हुई सोचने लगी कि पारस ने ऐसा क्या इंतजाम किया है कि सुरागरसां और फौजी अफसरान उसका मुहासबा नहीं करेंगे। ये तो इंसानी कारनामा ना हुआ। मौजा हुआ कि पारस ने अमेरिका के इस स्टेट और शहर में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अब उसके बयान के मुताबिक कोई उसे न रोक सकता था न टोक सकता था। और वो देख रही थी कि तन्हा जाने वाले को कोई रोक नहीं रहा था, कोई उस पर शुबा नहीं कर रहा था। इतने बड़े मुल्क में इतनी जल्दी इंतजामिया बदल जाए, जासूस मुंह फेर कर चले जाएं, ये बिल्कुल नामुमकिन था। इस कदर नामुमकिन कि किस्सा कहानियों में भी इतनी जल्दी दुश्मनों के दिल फेरे नहीं जाते। ऐसे ही वक्त लोग सोचते हैं ये सरासर जादूगरी है, फरहाद और उसके बेटे जादूगर हैं, नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। यह सब जहानत का तमाशा होता है। जिसका ज़हन इंतहा को नहीं पहुंच पाता वो फरहाद की फैमिली को जादूगर समझते हैं। मरीना गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी, लेकिन मुश्किलात में घिरकर वो भी समझ ना पाई कि पारस ने क्या चाल चली है। पारस ने मुझसे कहा था, पापा, मरीना तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद खुद को तनहा पाएगी। मैं उससे दूर हो रहा हूँ। आप इस शहर से उसे निकालने का इंतज़ाम कर दें। मैं बेटे की फरमाइश पर उस वक्त मरीना के दिमाग में पहुंचा जब वो तनवीमी नींद से बेदार हुई थी और बड़ी उजलत में अपनी रहायशगाह छोड़कर भाग रही थी। मैं तनवीमी अमल के मुताबिक सोनिया की आवाज़ और लहजे में उसके अंदर पहुंचा था, इसलिए उसने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने चंद सेकंड में उसके मसाइल को समझ लिया। वो अपनी जहानत से 2-4 बार खुद को गिरफ्तारी से बचा सकती थी, लेकिन अब उसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती थी। इस शहर की हर जवान और बूढ़ी औरत को सख्ती से चेक किया जा रहा था। हर औरत के शनाख्ती रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे थे। इन हालात में वो मुसलसल छुप कर नहीं रह सकती थी। मैंने लैला से कहा, मरीना मुश्किलात में है। अभी जो फ्लाइट जाने वाली है उसकी मुसाफिर औरतों के मुतल्लिक जल्द से जल्द मालूमात हासिल करो। एयरपोर्ट की 2-4 खास अफसरों के दिमागों में जगह बनाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए सुल्ताना और सलमान को भेज रहा हूँ। मैंने सलमान और सुल्ताना को भी मरीना के हालात बताकर कहा, लैला टेलीफोन के जरिए एयरपोर्ट के खास अफराद के दिमागों में पहुंच रही होगी। तुम तैयारी के पायलट और दूसरे स्टाफ के दिमागों में जगह बनाओ। लैला फ़ोन के जरिए आवाज़ें सुनकर कई दिमागों में जगह बना चुकी थी। मैं, सुल्ताना और सलमान उसके जरिए मजीद अफराद के अंदर पहुंचने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह तक पहुंचना कुछ मुश्किल ना था। इस दौरान पता चला कि इमिग्रेशन और एक सिक्योरिटी अफसर के दिमागों में मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाले भी मौजूद हैं। वो उनके दिमाग में बोल रहे थे और उनके जरिए त्यारे में जाने वाली औरतों को चेक कर रहे थे। एक औरत त्यारे की रवानगी से आधा घंटा कबल आई। त्यारा परवाज के लिए तैयार था। मैंने लैला से कहा, इस औरत की आवाज़ सुनते ही दिमाग पर कब्जा जमाओ और मरीना बन जाओ। फिर मैंने पायलट के जरिए कंट्रोल टावर के अफसर से कहा, इमिग्रेशन के अफसरान से कहो जो आखिरी मुसाफिर औरत आ रही है उसे चेक ना करे, फ़ौरन त्यारे में जाने दे। इस त्यारे में 300 मुसाफिर हैं। उन सब की ज़िंदगी मरीना के ख्याल ख्वानी करने वालों के रहमो करम पर है। अगर इस औरत को चेक किया गया और इसे त्यारे में जाने से रोका गया तो 300 मुसाफिर जिंदा बाहर नहीं निकलेंगे। टावर के अफसर ने यह बातें इमिग्रेशन और सिक्योरिटी वालों तक पहुंचा दी। पूरे एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई। मुसल्लह फौजी जवान दौड़ते हुए त्यारे की तरफ जाने लगे। मैं, सलमान और सुल्ताना त्यारे के पास खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स के दिमागों पर कब्जा जमाकर उन्हें त्यारे की सीढ़ियां चढ़ाते हुए दोनों दरवाजों पर ले आए। फिर मैंने एक के जरिए हवाई फायर करते हुए कहा, हॉल्ट। अगर किसी ने त्यारे के करीब आने की हमाकत की तो हम मुसाफिरों को गोलियों से भून डालेंगे। फौज के अफसरों ने मुसल्लह जवानों को रुक जाने का हुक्म दिया। फिर एक अफसर ने कहा, हमें मालूम हो चुका है, जिस औरत की चेकिंग से रोक रहे हो वो मरीना है। दूसरे अफसर ने कहा, और हम ये भी जानते हैं कि मरीना की मदद करने वाली टीम का ताल्लुक फरहाद अली तैमूर से है। सलमान ने कहा, बातों में वक्त ज़ाया न करो, उस औरत को त्यारे में आने दो। एक अफसर ने पूछा, तुम जानते हो मरीना हमारे लिए भी कितनी अहम है? अगर हम मुसाफिरों की परवाह ना करें और मरीना को गिरफ्तार कर लें तो? सुल्ताना ने एक सिक्योरिटी गार्ड की जुबान से कहा, मैं 10 तक गिनती हूँ, इसके बाद एक एक 2-2 लाशें त्यारे से बाहर गिरती रहेंगी। त्यारे के अंदर मुसाफिरों में खलबली मच गई। औरतें और बच्चे रो रहे थे। सुल्ताना 1 से गिनती शुरू कर चुकी थी।
गिनती पूरी होने से पहले ही वो औरत त्यारे के पास आ गई, सीढ़ी चढ़ने लगी। एक अफसर ने कहा, मरीना, ऊपर से अहकामात आए हैं कि हम तुम्हें इस मुल्क से जाने दें। क्या तुम 300 मुसाफिरों की जिंदगियों की जमानत देती हो? वो औरत सीढ़ी चढ़कर त्यारे के दरवाजे पर आ गई। लैला ने उसकी जुबान से कहा, यह त्यारा जब तक मुझे सलामती से ले जाएगा, मुसाफिर भी सलामत रहेंगे। मैं लंदन जा रही हूँ। अगर वहाँ किसी ने रुकावट बनने की कोशिश की तो मेरी जवाबी कार्रवाई बड़ी महंगी पड़ेगी। मैं दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले से कहती हूँ, वो 2 बार मेरे दिमाग में आने की नाकाम कोशिशें कर चुका है, तीसरी बार यह हमाकत ना करे। यह कहकर वो त्यारे के अंदर चली गई। सीढ़ियाँ हटा ली गईं, दरवाजे बंद हो गए। मैंने लैला को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो कम अज़ कम त्यारे की परवाज़ तक इस औरत के दिमाग में रहे और ये देखती रहे कि दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले त्यारे के अमले के दिमाग में आकर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। सलमान भी पायलट के दिमाग में था और सुल्ताना के एयर होस्टेस के अंदर रहकर तमाम मुसाफिरों को देखती फिर रही थी। वैसे हम कामयाब रहे। दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले ने उस आखिरी मुसाफिर औरत के दिमाग में आने की कोशिश की थी, लेकिन मरीना के लहजे के मुताबिक मरीना के दिमाग में पहुंचते थे और उधर वो सांस रोक लिया करती थी। इधर हमने जैसा ड्रामा प्ले किया, उससे मार्शल और दूसरे हुक्मरानों को और ख्यालख्वानी करने वालों को यकीन हो गया कि मरीना जा चुकी है। अगरचे वो लोग अपने मंसूबे के मुताबिक मरीना को ख़त्म न कर सके थे, ताहम ये बात इत्मीनान बख्श थी कि वो मुल्क छोड़कर जा चुकी है। वक्ती तौर पर वो मुसीबत टल गई थी। अब वो दूसरे मसाइल और मामलात पर तवज्जो दे सकते थे। मरीना 25वीं शाहरा से गुजरती हुई स्ट्रीट नंबर 3 में आई, फिर तेजी से चलती हुई बंगला नंबर 244 के सामने आ गई। वो जल्द अज जल्द पनाह लेकर पारस से पूछना चाहती थी कि उसने क्या जादू किया है। इस मुल्क के सिविल और मिलिट्री जासूस अब उससे तलाश नहीं कर रहे हैं। उसने बंगले के बरामदे में आकर कॉल बेल के बटन को दबाया, फिर इंतजार किया। कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। उसने दस्तक देने के लिए दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुलता चला गया। उसने अंदर आकर आवाज़ दी, एनीबॉडी होम? उसे जवाब नहीं मिला। उसने पारस को मुखातिब करके कहा, मैं तुम्हारे बताए हुए बंगले में पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। मुझे डर लग रहा है। दिल से अंदेशे निकाल दो। कोई नया चेहरा, नई शनाख्त इख्तियार करने तक वहाँ सुकून से रहोगी। ये कैसे हुआ? किसी ने मुझे रास्ते में चेक क्यों नहीं किया? पारस ने उसे बताया कि उसकी लालमी में दुश्मनों को यकीन दिलाया गया कि वो मुल्क से जा चुकी है। उसे अभी रास्ते में किसी ने रोका टोका नहीं था। ये इस बात का सबूत था कि दुश्मनों को बड़ी हद तक यकीन हो गया है। वो खुश होकर बोली, ये तो कमाल हो गया। मैं दुश्मनों के ख्याल के मुताबिक जा चुकी हूँ मगर मौजूद हूँ। फिर वो सोचकर बोली, अगर तुम्हारे पापा ये चाल चलने से पहले मुझे बता देते तो बेहतर होता। पारस ने पूछा, क्या पापा से कोई गलती हो गई है? ये कितनी बड़ी गलती है कि एक अजनबी औरत को मरीना बनाकर यहाँ से भेज दिया गया। क्या इस तरह मैं खुद नहीं जा सकती थी? तुम्हारे लिए खतरा मोल लेना मुनासिब ना होता। पापा ने जिस मंसूबे पर अमल किया उसमें कोई गड़बड़ हो जाती तो तुम मुसीबत में पड़ जाती। मुसीबत तो हर मामले में पेश आ सकती है। किसी अहम काम के लिए खतरा मोल लेना पड़ता है। जब ज़्यादा मजबूरी हो तब खतरा मोल लेना चाहिए। पापा ने सोचा होगा, तुम अहम मकासद लेकर अपने मुल्क आई हो, तुम्हें मैदान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाना चाहती हो तो बोलो, तुम्हें दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देना कोई बड़ी बात नहीं। तुम मेरे साथ चलोगे ना? मुझे मुआफ़ करो, तुम्हारा बस चले तो तुम मुझ पर तनवीमी अमल करके अपना मामूल बना लो। ख्वामख्वाह शुबा करते हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। इतने अरसे तक मेरे साथ रहे। मैं किसी दिन भी तुम्हें ज़ख्मी करके तुम्हारे दिमाग पर हुकूमत कर सकती थी। मैंने कभी मौका ही नहीं दिया कि तुम किसी बहाने मेरे दिमाग को कमज़ोर बना सको। एसाबी कमज़ोरी की दवाएं मुझ पर असर नहीं करती। मेरे अंदर का जहर सारी दवाओं को बेअसर कर देता है। रह गई ये बात कि तुम मुझे ज़ख्मी कर सकती थी तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। मैं जब तक जागता रहता था तन्हाई में तुम्हारे साथ वक्त गुजारता था। सोने के लिए दूसरे बेडरूम में चला जाया करता था ताकि तुम मेरी नींद से फ़ायदा ना उठा सको। जब तुम इतने चालाक हो तो मुझसे इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? मैं अब तक इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझ पर एतमाद करने लगोगी, लेकिन तुम लाशऊरी तौर पर मेरे पापा को अपने मुल्क का दुश्मन समझती हो, इसलिए कभी मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। बात सच थी मगर वो तस्लीम नहीं कर रही थी, इसलिए बात को घुमाकर कह रही थी, मैं तुमसे अंधी मोहब्बत करती हूँ और तुम बेएतमादी का इल्ज़ाम दे रहे हो। आज तुम बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं मना करता था तो वापस चली जाती थी। फिर तुम्हें शुबा होता था कि पापा मेरे दिमाग में आकर तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं और तुम मेरे अंदर आओगी तो मैं पापा की मौजूदगी के बायस तुम्हें महसूस नहीं कर सकूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी चालाकियों को समझता रहा। शक का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। तुम्हारी दुम टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेगी। तुम ऐसी बातें सुनाकर मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो। चलो, इल्ज़ाम से ही मैंने पीछा छुड़ाया है। आइंदा मुझसे रब्ता न करना। इस बंगले में जब तक चाहो रह सकती हो। ज़्यादा अरसा रहना हो तो 2-4 फर्जी रिश्तेदार बना लो ताकि तुम्हारे तनहा रहने से किसी को शुबा न हो। इतनी अकल मुझे भी है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मेरा एक ही रिश्तेदार है और वो तुम हो। देखो, मुझसे रब्ता ख़त्म ना करना। हम एक दूसरे से शिकायतें हैं। शिकायतों से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती और बढ़ती है। मैं तुम्हारी सोनिया मम्मा की कसम देती हूँ, मुझे अपने दिमाग में आने से ना रोकना।
तुमने बहुत बड़ी कसम दी है, इसलिए 24 घंटे में सिर्फ एक बार 15 मिनट तक गुफ्तगू करूंगा। जाओ, अब 24 घंटे बाद आना। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह हाजिर हो गई। उस पराए बंगले में वो तन्हा थी, बल्कि भरी दुनिया में तन्हा हो गई थी। ये तन्हाई पारस के आने से पहले थी और उसने अहद किया था कि वो अकेली रहकर जिंदगी गुजार देगी, लेकिन पारस ने उसकी जिंदगी में आकर हलचल मचा दी थी। अब उसके साथ छोड़ देने से लुट जाने का एहसास हो रहा था। चलते चलते जैसे दोनों टांगें टूट गई थी और वह चलने के काबिल नहीं रही थी। वो उठकर उस मकान को अंदर से देखने लगी और एक बार फिर अहद करने लगी कि अब सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, पारस से कभी ताउन हासिल नहीं करेगी, पहले की तरह अपनी ज़ात पर एतमाद करके दुश्मनों से निमटने की कोशिश करती रहेगी। मार्शल डी मोरा ने इख्तियारात हासिल करते ही अपने मातहत टेलीपैथी जानने वालों को उनकी रिहाइशगाहों तक महदूद कर दिया था। उन्हें ताकीद की थी कि वह चंद माह तक अपनी 4 दीवारियों से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें जो काम दिया जाएगा वो उसे घर बैठे ख्याल ख्वानी के जरिए करते रहेंगे। मार्शल ने जो पहला फैसला किया वो ये था कि सोनिया और फरहाद को ट्रैप किया जाए। वो दोनों हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे, जहां उन पर ज़बरदस्त हमले किए गए थे। वहां से जान बचाने के बाद वो दोनों 2 ही जगह जा सकते थे, एक तो पेरिस, दूसरी अपनी नई बस्ती फरहाद विलेज। क्योंकि वहां उन्हें गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, वो अपने तौर पर मेरी और सोनिया की पनाहगाह का सही हिसाब लगा रहा था। उसने 2 टीमें बनाई, हर टीम में 15 जासूस रखे। जहानत और एक्शन के एतबार से हर जासूस ने माजी में बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। एक टीम को पेरिस रवाना किया गया। इस टीम में ख्याल ख्वानी करने वाला फ्रेजर था। वो जिस्मानी तौर पर टीम में नहीं था, उन 15 सुराग रसानों के दिमागों में मौजूद रहा करता था। इसी तरह दूसरी टीम के 15 सुराग रसानों के दिमागों में जॉन लम्बोडा रहा करता था। उसने अपने सुराग रसानों के जरिए मालूम किया कि फरहाद विलेज के आसपास की ज़मीनें किसकी मलकियत हैं। पता चला कि फरहाद विलेज के चारों तरफ 10 मील तक ज़मीनें सरकार की हैं और वहाँ 5 मिनट भी रुकने की इजाज़त नहीं है। हर 2 मील पर फौजी चौकियाँ हैं। हर चौकी पर हाईवे की गाड़ियों को सख्ती से ताकीद की जाती है कि वो रुके बगैर 10 मील दूर चली जाएं। फ्रेजर ने मार्शल डी मोरा को रिपोर्ट दी कि पेरिस में सोनिया और फरहाद का सुराग नहीं मिल रहा। जॉन लम्बोडा ने कहा, मुझे यकीन है वो दोनों फरहाद विलेज में किसी अंदेशे के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन विलेज से 10 मील दूर तक हम में से कोई कदम नहीं रख सकता। खुश्की के रास्ते से फरहाद विलेज में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। फ़िज़ाई रास्ते की सूरत हाल ये थी कि हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज़ों को विलेज पर से परवाज़ करने की इजाज़त नहीं थी। कंट्रोल टावर से पायलटों को हदायत दी जाती थी कि वह विलेज से 10 मील दूर रहकर परवाज़ करें, वरना त्यारा शिकन तोपें उन्हें मार गिराएंगी। मार्शल ने पूछा, क्या ज़मीन के अंदर सुरंग बनाई जा सकती है? जॉन लम्बोडा ने कहा, जब उन्होंने ज़मीनी और फ़िज़ाई इंतज़ामात इतने सख्त किए हैं तो विलेज के तरफ 10 मील तक ज़रूर बारूदी सुरंगें बिछाई होंगी। हमारे लिए सिर्फ एक टेलीपैथी का रास्ता रह गया है। कोई भी रास्ता हो, देर ना करो। सोनिया और फरहाद किसी मुहिम के लिए निकल पड़ेंगे तो फिर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हमारी कोशिशें जारी हैं। फरहाद विलेज से 25 मील दूर एक छोटा सा टाउन है। उस टाउन का नाम मौस्यू है। हाईवे की तमाम गाड़ियां वहां से गुजरती हैं और वो खास गाड़ियां भी गुजरती हैं जिनमें फरहाद विलेज के लिए बड़ी बड़ी मशीनें और इमारती सामान वगैरह जाता है। मार्शल ने पूछा, उन गाड़ियों में विलेज के लिए राशन और दूसरी ज़रूरियात का सामान भी जाता होगा? लम्बोडा ने कहा, वो लोग बहुत मोहतात हैं। राशन और दूसरी तमाम खाने पीने की चीज़ें हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाते हैं ताकि उनमें कोई ज़रर रसां दवाएं शामिल न कर सके। मुशीर हॉलीमैन ने कहा, एक और रास्ता है। मालूम करो विलेज के रहने वालों को पीने के लिए पानी कहाँ से सप्लाई किया जाता है। उस पानी में जहरीली दवा मिलाई जा सकती है। हाँ, यह रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। विलेज के अंदर बहुत बड़ा पानी का टैंक है। ज़मीनदोज़ पाइप के जरिए उस टैंक में पानी स्टोर किया जाता है। फिर टैंक के वाल्व खोलकर विलेज के तमाम घरों और दफ्तरों में पानी सप्लाई किया जाता है। मार्शल ने कहा, उसी पाइपलाइन को टारगेट बनाकर मंसूबा फाइनल करो और जल्द अज जल्द अमल करो। फौरन अमल होगा, लेकिन जहरीले पानी से सब मर जाएंगे। फरहाद नहीं मरेगा, राइफल की गोली से मर जाएगा। मालूमात के मुताबिक उस विलेज में 100 अफराद रहते हैं और 2000 मुसल्ला गार्ड्स हैं। ये 2100 बंदे जहरीले पानी से मर जाएंगे। सोनिया भी खत्म हो जाएगी, फरहाद रह जाएगा। खतरा देखते ही वहां से फरार होना चाहेगा। उस विलेज में एक हेलीकॉप्टर मौजूद रहता है। हमारी प्लानिंग ऐसी होगी कि फ्रांस और इटली के बॉर्डर में हमारे 2-4 जंगी त्यारे मौजूद रहेंगे। मैं एक ख्याल ख्वानी के जरिए सिग्नल दूंगा तो ये त्यारे फरहाद के हेलीकॉप्टर को मार गिराएंगे। मार्शल ने कहा, इस तरह फ्रांस से हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। हम यूरोप के किसी मुल्क में जंगी त्यारे नहीं ले जा सकते। मुशीर हॉलीमैन ने कहा, यूरोप के बेशतर ममालिक में ब्लैक पोर्ट और खुफिया रनवेज हैं। उन जंगी त्यारों के रंग और शनाख्त बदल दी जाएगी, बल्कि उन्हें इसराइली जंगी त्यारे बना दिए जाएंगे। उन यहूदियों ने हमारे साथ मक्कारी की है, ये हमारी जवाबी कार्रवाई हो जाएगी। आज की दुनिया में हिफाजती इंतजामात की ज़्यादा अहमियत नहीं रही है। सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ऐसे इंतजामात किए जाते हैं, वरना इंसान का जहन चांद सितारों से आगे निकल रहा है।
ज़मीनी रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे से रास्ते बंद कर दो, फिर भी टारगेट तक पहुंचने वाले हवा बनकर पहुंच जाते हैं। मास्कमैन और उसकी मुशावरती टीम ने पहले यही फैसला किया था कि अल्पा को आहनी पर्दों में छुपा कर रखा जाएगा। मास्को में एक ज़ेरे ज़मीन महल नुमा रिहाइशगाह थी, वहाँ उसे रखने का इरादा था। लेकिन जिन डॉक्टरों ने उसका ब्रेन ऑपरेशन किया था, उन्होंने ऐसी रिहाइशगाहों की मुखालफत की जहाँ ताज़ा हवा मुयसर न हो। एक डॉक्टर ने कहा, जोजो के बाद ये दूसरा कामयाब ऑपरेशन है। सरकारी खजाने से कसीर रकम खर्च करके अल्पा का माजी, उसका जहन, उसकी आवाज़ और लहजा बदला गया है। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए चेहरा भी तब्दील किया गया है। उसे अब कोई नहीं पहचान सकेगा। फिर उसे किसी घुटन वाली माहौल में रखने की क्या ज़रूरत है? मास्कमैन ने कहा, यह टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से मंजरेआम पर रहेगी तो जोजो की तरह अगवा कर ली जाएगी। दूसरे डॉक्टर ने कहा, इसकी हिफाजत के लिए तरह तरह के इंतजामात हो सकती हैं। हम डॉक्टर की हैसियत से वार्निंग देते हैं, इसे तारीख और बंद महलों में रखा जाएगा तो जहन पर बुरा असर पड़ेगा। ये बदमजाज और गुस्सावर होती जाएगी। एक मुशीर ने कहा, हम अल्पा को जहनी इंतशार में मुब्तला नहीं करेंगे, डॉक्टरों के बेहतरीन मशवरों पर अमल करेंगे। दूसरे मुशीर ने कहा, इसे एक हवादार वसीओरीज महल में नज़रबंद रखा जाए। रोशनी और ताज़ा हवा मिलती रहेगी, लेकिन वह महल से बाहर की दुनिया से राब्ता नहीं करेगी, किसी से बात नहीं करेगी। अगरचे ये हसास दिमाग रखती है, कोई इसके अंदर नहीं आ सकता, ताहम ये अपनी आवाज़ किसी को नहीं सुनाएगी। अल्पा को ट्रेनिंग देने और रूसी तालीम देने वालों ने समझाया कि वह जब भी ख्यालख्वानी करेगी अपना लहजा बदलकर दोस्तों और दुश्मनों के दिमागों में जाया करेगी। उसे फरहाद और उसकी फैमिली के तमाम मेम्बरान की तस्वीरें और वीडियो फिल्में दिखाई गई थीं। टेप रिकॉर्डर के जरिए उनकी आवाज़ें सुनाई गई थीं। अमेरिका और इसराइल के नए हुक्मरानों और फौजी अफसरों के भी वीडियो टेप रिकॉर्डर्स दिखाए और सुनाए जाते थे। ऐसे दर्जनों अमरीकी जासूस थे जो रूस के मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार हुए थे और वहाँ कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मास्कमैन ने उन पर तनवीमी अमल कराया था और उन्हें अल्पा का ताबेदार बनाया था। मकसद ये था कि अल्पा टेलीपैथी के जरिए इन सुराग रसानों को दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करेगी। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो सुपर मास्टर पर इल्ज़ाम आएगा, क्योंकि वह सब अमरीकी थे। मास्कमैन ने एक अहम मीटिंग में अल्पा को तलब किया। वहाँ खास मुशीर और आला फौजी अफसरान थे। अल्पा का नाम उसके माजी की तरह ख़त्म कर दिया गया था। उसका नया नाम सिरगई आंद्रोफ था। मास्कमैन ने कहा, मिस सिरगई, जैसा कि तुम जानती हो, सोनी और फरहाद शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड में देखे गए हैं। उन्हें सुपर मास्टर के मातहतों ने वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। एक मुशीर ने कहा, सोनी और फरहाद के लिए भागने का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें, वरना सिरगई उन्हें भागने वाली कमज़ोर हस्तियाँ समझकर धोखा खा सकती है। अल्पा उर्फ सिरगई ने कहा, मैं उनके तमाम रिकॉर्ड्स देख चुकी हूँ और पढ़ चुकी हूँ। मैंने सोनिया, फरहाद, पारस और अली तैमूर को कभी मैदान छोड़कर जाते नहीं देखा। उनके मुकाबले पर आने वाले ही या तो भागते हैं या उनके हाथों मारे जाते हैं। वैसे मास्कमैन, मैदान जीतने वालों के लिए फातेह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। मास्कमैन ने पूछा, आखिर वो लोग कब तक फातेह कहलाते रहेंगे? क्या कभी किसी से मात नहीं खाएंगे? हम चाहते हैं तुम उनके मुकाबले में फातेह कहलाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। फौज के आला अफसर ने कहा, हमारे सीक्रेट एजेंट्स की रिपोर्ट है कि सोनिया और फरहाद अपनी नई बस्ती फरहाद विलेज में हैं। फिर दूसरा फौजी अफसर बताने लगा कि फरहाद विलेज के अंदर और बाहर कैसे कैसे सख्त इंतजामात किए गए हैं। उस विलेज के करीब से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन किसी तरह विलेज के अंदर पहुंचने का रास्ता बनाया जाए तो सोनिया और फरहाद को जहन्नुम में हनीमून मनाने के लिए भेजा जा सकता है। वह सब अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ तदाबीर सोच कर आए थे। उन तदाबीर पर सिरगई अल्पा को अमल करना था। वो उनकी प्लानिंग सुनती रही और प्लानिंग की खामियां निकाल कर उन पर अमल करने से इनकार करती रही। एक आला अफसर ने कहा, हर मंसूबे में एक दो खामियां ज़रूर होती हैं, थोड़ा बहुत खतरा मोल लेना होता है। फिर ये कि नाकामी हो गई तो सिरगई आंद्रोफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये मास्को की रिहाइशगाह में महफूज रहकर ख्यालख्वानी के जरिए अपने मातहतों से काम लेती रहेगी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिसमें पहले से नाकामी का शुबा हो। मैं ठोस और जामे मंसूबों पर अमल करूंगी। मास्कमैन ने कहा, कुछ हमारे मंसूबे हैं, कुछ तुम्हारी जहानत होगी। इस तरह कामयाबी हो सकती है। फ़र्ज़ करो वहाँ तुम्हारे मातहत मारे जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे, तो ये पकड़े जाने वाले अमरीकी जासूस होंगे। दुश्मनी हम करेंगे, इल्ज़ाम सुपर मास्टर पर आएगा। क्या ये हमारी कामयाबी नहीं होगी? थोड़ी सी कामयाबी के पेश नज़र मंसूबों की खामियों को नज़रअंदाज करना दानिशमंदी नहीं है। एक अफसर ने कहा, हम सब तुम्हारे सीनियर ओहदेदार हैं, तुम्हें हमारे अहकामात पर अमल करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। सीनियर ओहदेदारान का यह फ़र्ज़ नहीं है कि वो मुझे नाकस मंसूबों के कुएं में गिरा दें। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो बोली, दोस्ती अमल से साबित करो। उन्होंने एक दूसरे को खामोशी से देखा। फिर मास्कमैन ने कहा, तुम सोनिया और फरहाद को ख़त्म करने की तदबीर बताओ। मैं सोचूंगी, हर पहलू पर गौर करूंगी, फिर बताऊंगी। सोनिया और फरहाद कभी कभी यकजा होती हैं और दूसरों की नज़रों में आती हैं। अगर वह फरहाद विलेज से चले जाएंगे तो फिर उनका सुराग नहीं मिलेगा। बेशक तुम सोचो, मगर इतनी देर ना लगाओ कि वह हमारे हाथों से निकल जाएं।
वो बोली, मेरे 20 मातहतों को फ्रांस जाने दो। वो फ्रांस और स्पेन के किसी सरहदी शहर में रहेंगे। क्या 2-4 त्यारे उधर कहीं छुपा कर रखी जा सकती हैं? ऐसा हो सकता है। स्पेन के एक सरहदी इलाके में हमारा एक खुफिया अड्डा है। उस अड्डे से फरहाद विलेज तक कितना फासला है? तकरीबन 1200 किलोमीटर है। सिरगई अल्पा ने कहा, यह फासला बहुत है। क्या हम फरहाद विलेज से 10 मील परे खुफिया अड्डा बना सकते हैं? कोशिश की जा सकती है। तो फिर कोशिश करें। हैवी रिमोट कंट्रोलर से परवाज करने वाले बड़े साइज के खिलौना त्यारे सैकड़ों की तादाद में तैयार कराएं। उन त्यारों को कंट्रोल करने वाले माहिरीन को उधर रवाना करें। मुझे उन माहिरीन के दिमागों में पहुंचाएं, बाकी मैं समझ लूंगी। तुम करना क्या चाहती हो? मैं माहिरीन से बातें करने के बाद एक खास नतीजे पर पहुंचकर अपनी प्लानिंग बताऊंगी। मास्कमैन ने कहा, ठीक है। 1 घंटे के अंदर माहिरीन हाजिर हो जाएंगे। तुम्हारे 20 मातहतों को आज ही फ्रांस के शहर पेरिस रवाना किया जाएगा। तुम्हारी एक खास मातहत सिंथालिया पेरिस में क्या कर रही है, उसकी रिपोर्ट सुनाओ। वह सहूलत और बड़े तहम्मुल से काम कर रही है। बाबा साहब के इदारे का एक अहम इंजीनियर 1 हफ्ते के लिए सरकारी काम से पेरिस आया है और सिंथालिया पर आशिक हो गया है। मैं अभी मालूम करती हूँ कि वो उसे फांसने में कहाँ तक कामयाब हो सकी है। सिरगई अल्पा ख्याल खुआने के लिए जलास से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर आराम से एक ईजी चेयर पर बैठकर सिंथालिया के दिमाग में पहुंच गई। सिंथालिया हसास दिमाग रखती थी, पराई सोच की लहरों को महसूस कर लिया करती थी। लेकिन सिरगई अल्पा की मामूला और ताबेदार थी। उसने उसे महसूस नहीं किया। सिरगई ने भी उसे मुखातिब नहीं किया, क्योंकि वो एक अजनबी जवान के साथ कार की अगली सीट पर बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो किसी को दोस्त बना रही थी। उसमें यह खास बात थी कि वो किसी ऐसे वैसे को लिफ्ट नहीं देती थी। सामने वाले में कोई ऐसी बात तलाश करती जो उसे फ़ायदा पहुंचाए। कोई खास मकसद हासिल ना होता हो तो उसके साए में भी खड़ी रहना गवारा नहीं करती थी। इस अजनबी जवान से हेल्थ क्लब में मुलाकात हुई थी। सिंथालिया को अपनी जिस्मानी हुस्न का बड़ा ख्याल रहता था। कुदरती तौर पर उसका बदन निहायत ही दीदा जेब और जाज़ब नज़र था। वो कुदरत के सतिये को बहाल रखने के लिए हेल्थ क्लब में आकर वर्जिश किया करती थी। वर्जिश के दौरान पहनने वाला लिबास बदन पर इतना चुस्त होता था कि उस पर निगाह नहीं ठहरती थी। नजरें ऊपर से नीचे फिसलती रहती थीं। वह अजनबी बहुत मालदार था। उस हेल्थ क्लब को खरीदने आया था। वॉल साइज आईने के सामने बहुत सी हसीनाएं म्यूजिक की बीट पर वर्जिश कर रही थीं। दर्जनों लड़कियों की भीड़ में अजनबी की नजरें सिंथालिया पर जमकर रह गई थीं। उसने हेल्थ क्लब के इंचार्ज से पूछा, वो जो दूसरी कितार की 7वीं लड़की है वो कौन है? इंचार्ज ने जवाब दिया, उसका नाम सिंथालिया है। एक रईस बाप की बेटी है, बहुत मगरूर है, किसी से दोस्ती नहीं करती है। जब वो वर्जिश के इख्तिताम पर लिबास तब्दील करके बाहर आई तो इंचार्ज ने कहा, मिस सिंथालिया, इनसे मिलो, ये जॉन वॉल्टर हैं, इस हेल्थ क्लब के आइंदा मालिक होंगे। सिंथालिया ने मुसाफिर करते हुए कहा, प्लीज़ टू मीट यू, मुझे उम्मीद है आइंदा हेल्थ क्लब के इंतजामात और बेहतर होंगे। वॉल्टर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम साथ दोगी तो हेल्थ क्लब को तुम्हारे हुस्न के शाया निशान बना दूंगा। वह हंसने लगी, फिर अचानक ही उसकी हंसी रुक गई। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस किया था। सिरगई आंदरोफ उसके अंदर आते ही कह देती थी, मैं सिरगई हूं तो मुझे महसूस नहीं करती हो, इसलिए अपनी मौजूदगी की इतला दे रही हूं। लेकिन इस पराई सोच की लहर ने उसे मुखातिब नहीं किया, जिसका मतलब यह था कि आने वाला चोर ख्यालात पड़ रहा है। उसने सांस रोक ली, फिर संजीदगी से बोली, मिस्टर वॉल्टर, तुम इतना तो जानते होगे कि वर्जिश करने वालियां सांसों पर कंट्रोल रखती हैं। वो बोला, मैं नहीं जानता था, तुम्हारे साथ रहकर बहुत कुछ जान लूंगा, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकती हैं। वो क्लब के बाहर आते हुए बोली, मैंने टेलीपैथी के मुतालिक बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। मैं ये जानती हूँ कि दिमाग के अंदर कोई गैर मामूली बात हो तो हसास जहन वाले बेख्तियार सांस रोक लेते हैं। अभी मेरे साथ यही हुआ। क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी टेलीपैथी जानने वाले गिरोह से है? ताज्जुब है, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारी दुनिया में टेलीपैथी जानने वाले गिरोह भी हैं। वॉल्टर ने पूछा, तुम फरहाद अली तैमूर को जानती हो? वह चलते चलते रुक गई, खुशी से बोली, मैंने बहुत जिक्र सुना है, सच बताओ, क्या तुम फरहाद हो? वो मुस्कुरा कर बोला, क्या तुम यकीन करोगी? वो एकदम से उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मगर दिल यकीन कर रहा है। प्लीज़ तस्दीक करने के लिए मेरे दिमाग में आओ। उसने दिमाग में आकर कहा, मुझे धोखा ना देना, मैं तुम पर भरोसा करके ये राज बता रहा हूँ। दुनिया वालों से छुप कर फरहाद तुम पर जाहिर हो रहा है। सिंथालिया जैसे दीवानी हो गई। वॉल्टर ने पूछा, तुमने सांस क्यों रोक ली? तुम्हारे दिमाग में आने से अजीब सी गुदगुदी होती है। फिर मैं औरत हूँ, अपने मर्द पर तन मन कुर्बान करने के बावजूद अपने अंदर के जज्बात छुपाती हूँ, ये औरत की फितरत है। प्लीज़ अब मेरे जज्बात पढ़ने के लिए अंदर ना आना। चलो नहीं आऊँगा, लेकिन हमारी दोस्ती पक्की, सर से पाँव तक पक्की। मेरे दुश्मन मुझे कत्ल करने के लिए अक्सर हसीन लड़कियों के जरिए ट्रैप करते हैं। अगर तुम उनकी आलाकार साबित हुई तो तुम्हारी जैसी हसीना को कत्ल करते वक्त बहुत अफसोस होगा। ऐसी भयानक बातें ना करो, मुझे डर लगता है। अगर कभी तुम्हें शुबा होगा तो मैं अपने दिमाग का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दूंगी, फिर तुम मेरे सारे चोर ख्यालात और सारी सच्चाइयाँ पढ़ लेना। ये हुई ना बात? मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। अपनी कार में जाओगी या मेरे साथ?
मेरी कार ड्राइवर लेकर आ जाएगा। वो उसके साथ आकर अगली सीट पर बैठ गई। तुम्हारे इस कदर करीब होकर भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं फरहाद अली तैमूर के इतने करीब हूँ। मैं अपने प्यार और दोस्ती की इंतहा कर दूंगा, लेकिन तुम दीवानगी की हालत में भी मुझे फरहाद ना कहो। तन्हाई में भी वॉल्टर कहकर मुखातिब किया करो। मेरे बेशुमार दुश्मन हैं। तुम्हारी ये महबूबाना तखातब किसी के भी कानों तक पहुंच सकता है। वो सीधी तरह बैठकर बोली, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। वॉल्टर ने कार आगे बढ़ा दी। ऐसे ही वक्त सिर गई अल्पा उसके दिमाग में आई थी और खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ती हुई वॉल्टर के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रही थी। सिंथालिया नादान नहीं थी कि उसे फरहाद तस्लीम कर लेती। वो भला की चालाक थी और ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे फरहाद समझकर उस पर मर मिटी हो। सिरगई ने उसे मुखातिब करके कहा, सिंथालिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। ये फरहाद नहीं हो सकता। वैसे जो कोई भी हो, एक टेलीपैथी जानने वाला हमारी नज़रों में आ गया है। क्या इसे फांस कर किसी जगह ले आऊं? ऐसा ना करो। ये तुम्हें जहां ले जाए इसके साथ जाती रहो। बाकी काम मैं करूंगी। दुनिया के हर मुल्क और हर बड़े शहर में मास्क मैन का एक खास मातियत रहता है। वो खास मातियत बॉस कहलाता है। सिरगई एल्पा ने पेरिस के बॉस को मुखातिब करके कहा, अपने 4 ऐसे मातियतों के दिमागों में मुझे पहुंचाओ जो बेहद ज़हीन और हाजिर दिमाग हों। उन्हें हुक्म दो कि वो मेरे अहकामात की तामील करते रहें। बॉस ने कहा, मैं अभी फ़ोन पर बातें करता हूँ, तुम आवाज़ सुनो। उसने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया, फिर कहा, मैडम तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। अपने पास 3 ऐसे बंदों को बुलाओ जो समझदार और हाजिर दिमाग हों। उसने यस बॉस कहकर फ़ोन रख दिया। फिर काम के 3 बंदों से रब्ता करने लगा। उन्हें अपनी रिहाइशगाह में बुलाने लगा। सिरगई ने उन चारों की आवाज़ें सुनी। फिर बॉस के पास आकर कहा, एक शख्स को अगवा करके मॉस्को पहुंचाना है। इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? वो बोला, फ्लाइंग क्लब से जबरन एक त्यारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो त्यारा फ्रांस की सरहद पार नहीं कर सकेगा। फ्लाइंग क्लब के पास तैयार रहो, ख्वाह कितनी ही देर हो, मेरा इंतज़ार करते रहो। जैसे ही मैं बताऊं कि शिकार को लाया जा रहा है तो तुम्हें 15 मिनट के अंदर पूरे फ्लाइंग क्लब पर कंट्रोल हासिल करना होगा। राब्ते का हर जरिया काट दोगे। अभी तुम्हारे पास भरपूर प्लानिंग का वक्त है। हर पहलू पर नज़र रखो और मेरी हदायत पर अमल करो। फिर वो चारों मातियतों के पास आकर बोली, एक शख्स को मंजर-ए-आम पर ट्रैप करना है। दिन दिहाड़े उस पर गोली चलाओगे तो पकड़े जाओगे, जबकि उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ जख्मी करना है या किसी तरह उसके दिमाग को कमज़ोर बनाना है। एक ने पूछा, वो कौन है और कहाँ मिलेगा? मैं उसके पास पहुंचाऊंगी, लेकिन उसे जिंदा चाहती हूँ। दूसरे ने कहा, मैं समझ गया, आप उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर टेलीपैथी के ज़रिए से रखना चाहती हैं। हम चारों अपने पास इंजेक्शन की छोटी सी सिरिंज रखेंगे। उस सिरिंज में साबी कमज़ोरी की दवा होगी। वो बोली, दुश्मन को नादान और कमज़ोर ना समझो, वो सिरिंज से बचकर फरार हो सकता है। मैं 4 नहीं 40 बंदों को किराए पर हासिल करूंगा। जहां वो होगा उसके चारों तरफ 40 सिरिंज होंगी। आखिर वो कहां कहां से बचकर निकलेगा? 40 अफराद की मौजूदगी उसे चौंका देगी। वह मुहासरे में आने से पहले भाग जाएगा। अभी आपने कहा था कि मंजर-ए-आम पर उसे ट्रैप करना है। मंजर-ए-आम का मतलब है लोगों की भीड़ और उनकी आमदोरफ्त। ऐसी जगह वो हमारी आदमियों पर शुबा नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम लोगों की जहानत और मुस्तादी पर भरोसा करती हूँ। ऐसे ही बंदोबस्त करो कि जहां से वो फरार होना चाहे वहां उसकी शामत आ जाए। जैसे ही वो कमजोरी का शिकार होगा उसे एक गाड़ी में डालकर फ्रांसीसी फ्लाइंग क्लब ले आना। उस वक्त मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। उन्हें हदायत देकर वो सिंथालिया के पास आई। वो वॉल्टर के साथ एक ओपन रेस्तोरां में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। वॉल्टर कह रहा था, हसीन लड़की के साथ तफरी करने वाला तमाशा बन जाता है। तमाशा क्यों बनता है? लोग तुम्हारे हुस्न को देखते हैं और मुझ पर रश्क करते हैं। अक्सर लोग मुझे यूं देखते हैं जैसे हूर के साथ लंगूर को देख रहे हो। वो हंसने लगी। वॉल्टर ने कहा, बाज लोग ऐसे देखते हैं जैसे मुझे कत्ल करके तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। तुम इतनी खतरनाक जवानी कैसे संभाल कर रखती हो? तुम तारीफ की इंतहा कर रहे हो, जबकि मैं बहुत ज्यादा हसीन नहीं हूं। जिस तरह मेरा चेहरा मुझे नजर नहीं आता, उसी तरह तुम्हारा हुस्न तुम्हें नजर नहीं आता। नजर भी आए तो तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं हो सकता। क्या कीमत है मेरे हुस्न की? मेरी टेलीपैथी की बाकी जिंदगी तुम्हारे नाम, क्या यह कीमत कम है? मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा है। ये बताओ, कहाँ चलोगी? मेरे कॉटेज में या अपने बंगले में? मैं अपने आप को और अपने घर को भूल चुकी हूँ। खुद को तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ। जहां ले जाओगे मैं आंखें बंद करके चलूंगी। तुम इतनी जल्दी मुझ पर कैसे एतमाद कर रही हो? तुम इतने अजीम टेलीपैथी जानने वाले हो जिसे सारी दुनिया जानती है। अगर मैं तुम्हारे हाथों लुट जाऊंगी और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तब भी मेरे लिए ये बात काबिले फख्र रहेगी कि मैं चंद घंटों के लिए सही मगर तुम्हारी जिंदगी में आई थी। मैं आखिरी सांस तक उन चंद घंटों को याद रखूंगी। तुम सचमुच मेरी दीवानी हो। आओ चलें। वो वहां से उठकर दरिया के साहिल पर चलते हुए उस डेक पर आए जहां नौजवान जोड़ों के लिए खूबसूरत सजाई हुई लॉन्चें किराए पर मिलती थीं। उस लॉन्च के कैबिन में याशी का हर सामान होता था। वॉल्टर ने एक बहुत ही महंगी और खूबसूरत लॉन्च किराए पर हासिल की, फिर सिंथालिया के साथ उसमें आ गया। सिरगई कभी सिंथालिया के दिमाग में आती थी, कभी बॉस के मातियतों को बताती थी कि शिकार कहाँ है। शिकार भी चालाक था।
सिंथालिया को अपनी रिहाइश का दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए एक लॉन्च में ले गया था ताकि अय्याशी के दौरान उसके चारों तरफ पानी रहे और दुश्मन आसानी से उसके करीब ना आ सकें। सभी अपनी अपनी जगह होशियारी दिखा रहे थे। वो चारों मातियत भी हाजिर दिमाग और फुर्तीले थे। उन्होंने आधे घंटे के अंदर गोताखोरों के जितने मास्क हासिल हो सकते थे उतने हासिल करके नाक और मुंह पर लगाकर गैस टैंक की पुश्त पर बांधकर पानी के अंदर चले आए थे। उनमें से हर एक के हाथ में दवा की सिरिंज थी। 3 मातियत आगे जाकर लॉन्च में सवार हो गए थे। एक ने बंद कैबिन के दरवाजे पर फायर किया, दरवाजे को लात मारी। वो पूरी तरह खुल गया। वॉल्टर फायरिंग के साथ ही उछल पड़ा था। दरवाजा खुलते ही उसने आने वाले के रिवॉल्वर पर लात मारी। रिवॉल्वर दूर चला गया। फिर वो रिवॉल्वर वाले से लड़ता हुआ कैबिन के बाहर आ गया। सिंथालिया ने फौरन ही कैबिन में नीचे पड़े हुए रिवॉल्वर को उठाया, फिर कैबिन के बाहर आई। वॉल्टर इतनी देर में 2 बंदों को मारकर दरिया में फेंक चुका था। तीसरे से 2-2 हाथ कर रहा था। सिंथालिया ने उसे निशाने पर रखकर कहा, बस रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। वॉल्टर ने खुश होकर कहा, शाबाश, तुम मोहब्बत और दोस्ती का सबूत दे रही हो। यू मिस्टर वॉल्टर, मैं तुमसे कह रही हूं जरा भी हरकत ना करो। मैं नहीं चाहती तुम हराम मौत मरो। अच्छा, तो मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ। तुम दुश्मनों की आलाकार हो। सिंथालिया ने गोताखोर से कहा, इसे इंजेक्शन लगाओ। गोताखोर सिरिंज लिए आगे बढ़ा। वॉल्टर समझ गया कि गोली से बचेगा तो एसाबी कमजोरी का शिकार होगा। आगे कुआं, पीछे खाई थी। वह अचानक छलांग लगाकर उल्टी कलाबाजी खाकर दरिया में चला गया। उसकी दानिस्त में बचाव का यही एक रास्ता था, लेकिन वहां दूर दूर तक दुश्मन गोताखोर दिखाई दे रहे थे। हर एक के हाथ में एक सिरिंज दिखाई दे रही थी। वो इधर से उधर तैरते हुए जाने लगा। पानी में गैस मास्क के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता था। उसने सांस लेने के लिए पानी से सर निकाला। उसी वक्त पिंडली में चुभन का एहसास हुआ। वो पांव मारते हुए दूसरी तरफ जाना चाहता था कि दूसरी सुई कमर में चुभ गई। वॉल्टर किसी को ज्यादा दवा इंजेक्ट करने का मौका नहीं दे रहा था। सुई चुभते ही वो हाथ मारकर सिरिंज को अपने जिस्म से दूर कर देता था। वह दूसरी बार सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आया तो नई मुसीबत आ गई। सिरगई अल्पा उसके दिमाग में आ गई। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ऐसे में सांस नहीं रोक सकता था। सिरगई ने उसके दिमाग में जलजला पैदा कर दिया। वो हलक फाड़कर चीखना चाहता था, लेकिन सिरगई ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी आंखों के सामने तारे नाच रहे थे। अब वो तैरने के काबिल नहीं रहा था। गोताखोर उसे किनारे पर ले आए। कुछ लोग भीड़ लगा रहे थे। डूबने वाले को देखना चाहते थे, लेकिन भीड़ लगने से पहले ही वो लोग उसे एक गाड़ी में डालकर ले गए। सिरगई ने बॉस से कहा, वो आ रही हैं। फ्लाइंग क्लब पर कंट्रोल हासिल करो। त्यारे का ईंधन वगैरह चेक करो। अपने पायलट से कहो वो त्यारे को जर्मनी की सरहद के करीब नैन्सी टाउन में ले जाए। ये टाउन पेरिस से 1 घंटे की प्रवास के फासले पर है। मुझे पायलट की आवाज़ सुनवाओ। बॉस के दर्जनों आदमी फ्लाइंग क्लब में घुसकर वहां के अमले को गन पॉइंट पर रखने लगे। उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए, रेडियो वायरलेस को तोड़ दिया। इस दौरान बॉस ने अपने पायलट की आवाज़ सुनवाई। बॉस के दूसरे मातियत वॉल्टर को ले आए थे। जब उन्होंने उसे त्यारे में सवार करा दिया और तैयारा परवाज करने लगा तो सिरगई दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो इजलास से उठकर ख्याल ख्वानी के लिए कमरे में आई थी। वहां से फिर इजलास में पहुंच गई। मास्कमैन ने पूछा, तुम फरहाद विलेज में पहुंचने की तदबीर सोच रही थी या सिंथालिया की रिपोर्ट सुन रही थी? वो बोली, तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि खुशी से उछल पड़ोगे। मैंने एक टेलीपैथी जानने वाले को फांस लिया है। वो शाम तक मॉस्को में होगा। मास्कमैन और आला फौजी अफसरान हैरानी से उठकर खड़े हो गए। सबने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई? हाँ, उसे फ्लाइंग क्लब के एक त्यारे में नैन्सी टाउन लाया जा सकता है। इसके बाद हमें यहाँ से त्यारा भेजना होगा और 1 घंटे के अंदर भेजना होगा। मास्कमैन ने कहा, मैं अभी एक त्यारा बर्लिन से रवाना करता हूँ। वो तेजी से चलता हुआ ट्रांसमीटर की तरफ चला गया। आला फौजी अफसरान ने कहा, सिरगई तुमने कमाल कर दिया है। वो टेलीपैथी जानने वाला कौन है? सिरगई अल्पा ने कहा, सुपर मास्टर के मुल्क में टेलीपैथी जानने वालों की भीड़ लगी है। उस भीड़ से एक ख्याल ख्वानी करने वाला निकल गया था। अपने मुल्क से राब्ता खत्म कर चुका था और आज़ादी से जिंदगी गुजार रहा था। उसका नाम इवान रास्का है। वो सब सिरगई अल्पा से मुसाफिया करते हुए उसे मुबारकबाद देने लगे। वो बोली, मैं इस कमरे में जा रही हूँ। जब तक इवान रास्का यहाँ नहीं पहुंचेगा मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी निगरानी करती रहूंगी। वो दोबारा उसी कमरे में चली गई। मास्कमैन और दूसरे आला फौजी अफसरान बहुत खुश थे। वो अपने इजलास में सोनिया और फरहाद की गिरफ्तारी मौत के मंसूबे पेश करने आए थे, लेकिन इस नई खुशी में इजलास के एजेंडे को भूल गए थे। उनके मुल्क में एक और टेलीपैथी जानने वाले का इजाफा होने वाला था।